Hello, my future doctors. This side your bio wali ma'am Amisha Saraswat, and I welcome you all on our YouTube channel Math JX. तो जैसे कि हम 11th क्लास का सारे के सारे चैप्टर्स को वन शॉट में कवर कर रहे हैं, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एक ऐसा चैप्टर है जहां तुम्हें बहुत सारी चीज़ों को रटना है और बहुत सारी चीज़ों को समझना है। तो समझते हुए और रटते हुए चलेंगे हम आगे और करेंगे इस चैप्टर को अच्छे से, क्या करेंगे इसका पूरा डाइसेक्शन, ताकि नीट में हमारा कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो चलो, आज हम इस चैप्टर में जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे अबाउट रूट्स, प्लांट्स की रूट्स के बारे में, स्टेम के बारे में, फ्लावर के बारे में, प्लांट्स की इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, सिमेट्री के बारे में, बहुत कुछ पढ़ने जा रहे हैं आज हम। लेकिन आज जो हम नहीं पढ़ेंगे वो है फैमिलीज, क्योंकि हमारी नीट में एनसीईआरटी में तो जो फैमिलीज हैं वो तो है ही, लेकिन नीट में कुछ एक्स्ट्रा फैमिलीज ऐड करी गई है जो एनसीईआरटी में नहीं है। तो फैमिलीज से रिलेटेड मैं एक डिटेल्ड टॉपिक, एक डिटेल्ड वीडियो बिल्कुल लेकर आऊंगी इस चैप्टर के कंप्लीशन के बाद। तो आज हम फैमिलीज तक सारा का सारा कवर अप कर लेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हमने पढ़ा था एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में हमने नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स का फटाफट से सारा रिवीजन कर लिया था, और मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हें बनाने हैं शॉर्ट नोट्स। किस किंगडम में कौन सी चीज़ पहली बार आई, क्या किस किंगडम का कौन सा यूनिक फीचर है, इंटरनल एक्सटर्नल डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन, ये सारी चीज़ों के क्विक नोट्स तुम्हें बनाने थे और अपनी बायो वाले मैम को दिखाने थे। उम्मीद है तुमने काम किया होगा। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर की शुरुआत से पहले मैं कुछ बेसिक टर्म्स तुम्हें बताती हूँ, ठीक है, बहुत काम आने वाले हैं। देखो, हमारे पास ये टर्म्स होते हैं, एक होता है साइटोलॉजी, एक होता है हिस्टोलॉजी, एक होता है मॉर्फोलॉजी, एक होता है फिजियोलॉजी एंड एक होता है एनाटॉमी। देखो, लॉजी मतलब होता है, लॉजी नहीं, लॉजी मतलब होता है स्टडी, किसी चीज की स्टडी करना। साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल्स, हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज, मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स। ठीक है, तुम्हारी एक्सटर्नल फिनोटाइप जैसे हम बोले मेंडल के टर्म्स में, तो वो क्या हो जाएगी, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के बाद फिजियोलॉजी, हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन सिस्टम्स है, मेटाबॉलिज्म है, उन सब का कंबाइंड एक्शन कैसा हो रहा है, दैट इज फिजियोलॉजी। एंड एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस चैप्टर में मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, आगे जो चैप्टर आएगा उसमें हम एनाटॉमी पढ़ेंगे। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया। अगर तुम बाहर से देख के पढ़ रहे हो तो दैट इज मॉर्फोलॉजी, और अगर इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी कर रहे हो तो दैट इज एनाटॉमी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉर्फोलॉजी। सो मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, स्टडी ऑफ वेरियस एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी। अगर मैं प्लांट की बॉडी की बात करूं बिल्कुल बेसिक से, तो वो पोर्शन जो जमीन के अंदर होता है वो रूट सिस्टम होता है, जमीन के ऊपर वाला सिस्टम सारा शूट सिस्टम होता है। ठीक है, अब शूट सिस्टम में क्या क्या आती है, बर्ड्स आती है, लीफ आती है, स्टेम आती है, फ्रूट आते हैं, फ्लावर आते हैं, बहुत सारी चीजें आती है। लेकिन रूट सिस्टम में केवल और केवल रूट्स आती है। तो अब हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं हमारी रूट्स के बारे में। किसके बारे में, रूट्स। देखो, मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रही हूँ ताकि तुम चीज़ों को अच्छे से कोरिलेट कर पाओ, तो मेरी बात ध्यान से समझना। ये हमारा एक डाइकॉट का सीड है, ये हमारा एक सीड है डाइकॉट का। ठीक है, इसके बीचों बीच में मैंने बनाया है एक एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्लियर, एम्ब्रियोनल एक्सिस वो एक्सिस होता है जहां से आगे जाके हमारा पूरा पौधा ग्रो करेगा। तो इस एम्ब्रियोनल एक्सिस में ऊपर वाली जो टिप होती है बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज प्लूम्यूल। ठीक है, प्लूम्यूल आगे जाके क्या बनाती है, प्लूम्यूल आगे जाके हमारा शूट सिस्टम बनाती है। क्या बनाती है, शूट सिस्टम। और नीचे वाली जो टिप होती है उसको हम नाम देते हैं रेडिकल, और रेडिकल बच्चों क्या बनाती है, हमारा रूट सिस्टम। इतनी बात समझ में आई, रेडिकल इज फॉर रूट्स एंड प्लूम्यूल इज फॉर शूट्स। अब तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। कहाँ गई भाई, कहाँ गई, ये रही टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। हमारे जितने भी प्लांट्स हैं उसमें रूट्स के 3 टाइप्स होते हैं, टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट, यानी कि फैट, फाइब्रस, एडवेंटिशियस, टैप। अब टैप रूट सिस्टम में क्या होता है, ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक रेडिकल होगी, इस रेडिकल से सबसे पहले एक लंबी सी रूट निकलेगी। ठीक है, इस रूट को हमने नाम दिया प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट के बाद निकलती है यहाँ से सेकेंडरी रूट्स।
दीज आर योर सेकेंडरी रूट्स। सेकेंडरी रूट्स के बाद इनसे और एक्सटेंशंस निकलती है, इनको हम बोलते हैं टर्शियरी रूट्स। तो प्राइमरी रूट को छोड़ के जो भी एक्सटेंशन निकल रही है वो उसके साइड में निकलेगी, इसलिए उनको कहा जाता है लेटरल रूट्स। तो प्राइमरी रूट्स अलोंग विद द लेटरल रूट सिस्टम इज कम अंडर द टैप रूट सिस्टम, और यहां पर हमारी रूट किससे निकल रही है? रेडिकल से। ये चीज ध्यान देना, ठीक है। दूसरा, इसका एग्जाम्पल क्या है? सारे डाइकोटिलेडनस प्लांट्स। डाइकोट प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनमें 2 कॉटिलेडन्स होते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? नेक्स्ट बात करते हैं फाइब्रस रूट की। यहाँ पर तुम्हारी स्टेम के नीचे ऐसे फाइबर 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 ऐसी रूट्स दिखाई देगी, ठीक है। तो ये ऑरिजिनेट कहाँ से करती है? वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। कहाँ से करती है? फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। एक सेकेंड बच्चों, इंपॉर्टेंट है, स्टेम के बेस से ऑरिजिनेट करती है, और इसके एग्जाम्पल है मोनोकॉट प्लांट्स। डाइकोट प्लांट्स टैप रूट, मोनोकॉट प्लांट्स फाइब्रस रूट। अब इसका जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो है वीट प्लांट। वीट प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है? ट्राइटिकम एस्टिवम लिविंग वर्ल्ड। याद है? पोएसी फैमिली। नेक्स्ट इज योर एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। एडवेंटिशियस रूट्स वो रूट्स होती है जो रेडिकल को छोड़कर बाकी किसी भी पार्ट से ग्रो कर जाए। अगर रेडिकल से ग्रो कर रही है तो टैप रूट, रेडिकल को छोड़ के कहीं से भी कर रही है तो एडवेंटिशियस रूट, और एडवेंटिशियस रूट्स में भी अगर वो स्टेम के बेस से कर रही है तो वो फाइब्रस रूट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? मॉन्स्टेरा, ग्रास एंड योर बेनियन ट्री। मॉन्स्टेरा, ग्रास एंड बेनियन ट्री एडवेंटिशियस रूट्स का एग्जाम्पल है। बच्चों हम रूट्स के टाइप्स पढ़ रहे हैं, मुझे ये भी तो बताओ कि रूट्स का काम क्या है प्लांट्स की बॉडी में? रूट्स का काम क्या है? सॉइल इरोशन को प्रिवेंट करना, प्लांट की बॉडी को सबस्ट्रेटम से अटैच कराना। ये सब तुम जो पढ़ते आ रहे हो अपने मतलब छोटी वाली क्लासेस से, वो तो है, लेकिन इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट रोल है प्लांट्स की रूट्स का, दैट इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की फॉर्मेशन कराने में। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं? प्लांट्स के हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स। तो उनको बनाने के लिए भी रूट्स का काम बहुत ज़्यादा होता है, जैसे तुम्हारे ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, ये ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमारे प्लांट्स की रूट्स में भी बनते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस थे रूट्स के जो एनसीईआरटी में मेंशन थे। इसके आगे मैं तुम्हें दिखा देती हूँ रूट सिस्टम। ये देखो, एक मेन रूट है ना, मेन रूट के बाद आती है लेटरल रूट्स। अब लेटरल रूट्स का मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ। लेटरल रूट्स का अगर कोई ऑरिजिन पूछे, ऑरिजिन, तो ये होती है एंडोजिनस। एंडोजिनस मतलब कि प्लांट के अंदर से मिलती है। मैम हमें तो समझ नहीं आया ये क्या होता है, मैं हूं ना समझाने के लिए, 2 मिनट का टाइम दो। देखो, मान लो मैं किसी भी प्लांट की वो काट रही हूँ, रूट को ऐसे ट्रांसफर सेक्शन से काट रही हूँ, तो उस रूट में मुझे क्या क्या देखने को मिलेगा? वो कुछ ऐसे है। अरे ये तो बेकार सा लग रहा है, रुको दोबारा ट्राई करते दोबारा। ये हम टीएस काट के दिखा रहे हैं प्लांट का, ठीक है। तो सबसे बाहर की जो लेयर होती है बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। क्या होती है? एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस के बाद और लेयर आती है बीच में, बहुत सारी लेयर आती है, बहुत सारी, जिनका भी तुम्हें नाम याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इन बहुत सारी लेयर में से एक लेयर तुम्हारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो और अंदर आती है। दिस लेयर इज योर पेरिसाइकल। तो मैं अभी रूट्स में ये 2 लेयर्स याद रखनी है, बाकी की लेयर्स तो हम एनाटॉमी में पढ़ लेंगे। अब यहाँ पे मैं क्या बताना चाहती हूँ उस चीज को ध्यान से समझना। तुम्हें पता है रूट्स के ऊपर भी छोटे छोटे रूट हेयर होते हैं, ठीक है। तो रूट हेयर का ऑरिजिन और लेटरल रूट्स का ऑरिजिन हमें समझ में आना चाहिए। जो रूट हेयर है वो निकलते हैं एपिडर्मिस से। दीज आर द रूट हेयर। क्या है ये? रूट हेयर, ठीक है। लेकिन जो हमारी लेटरल रूट्स है वो निकलती है पेरिसाइकिल से। दीज आर द लेटरल रूट्स, है ना। तो यहां से इंपॉर्टेंट बात क्या आ गई? एपिडर्मिस से रूट हेयर आर फॉर्म्ड। रूट हेयर आर फॉर्म फ्रॉम द एपिडर्मिस। और पेरिसाइकिल से यहां से लेटरल रूट्स
आर फॉर्म्ड, जिससे हमें पता चल जाता है, क्या पता चल जाता है बच्चों, दैट रूट हेयर्स आर एक्सोजिनस, बाहर के लेयर से निकलते हैं, एक्सोजिनस इन ऑरिजिन। कौन? रूट हेयर्स। लेकिन हमारी लेटरल रूट्स आर एंडोजिनस इन ऑरिजिन। क्यों? क्योंकि वो अंदर की लेयर से निकल रहे हैं। बोलो, आया कि नहीं आया? हाँ, आ गया ना? रटना नहीं है, समझना है चीजों को। लेयर्स है, लेयर से हमारी दो चीजें निकल रही है, रूट हेयर एंड योर लेटरल रूट्स। तो हमें ये बात समझ में आ चुकी है, लेटरल रूट्स, ऑरिजिन, एंडोजिनस। ठीक है, उसके बाद ये फाइब्रस रूट, तुम देख रहे हो कैसे एकदम फाइबर फाइबर टाइप का पूरा अपीयरेंस है। और लास्ट बचती है एडवेंटिशियस रूट, तुम देख रहे हो स्टेम से भी निकल रही है ये छोटी छोटी रूट्स, ये सब एडवेंटिशियस रूट्स। आता ही समझ में? बढ़िया, मजेदार। चलो बात करते हैं रीजन्स ऑफ रूट्स की। अगर मैं रूट को, जैसे ये रूट है ना, मैं इसको ऐसे काट के दिखाऊं लंबाई में, तो इसे कहेंगे एलएस ऑफ रूट्स, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ रूट्स। तो रूट्स के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में क्या दिखता है वो भी देखो, वो भी देखो, इंपॉर्टेंट है। ये हमारी रूट क्या बना रही हूं मैं? कौन सा सेक्शन बना रही हूं मैं बना रही हूं एलएस। क्या बना रही हूं मैं? एलएस। इसके ऊपर एक छोटी सी प्यारी सी रूट कैप, ठीक है। और ये जो बाहर वाली लेयर है बच्चों, ये लेयर क्या है? एपिडर्मिस। क्या है ये? एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस से क्या निकलते हैं? रूट हेयर। ये आ गए हमारे रूट हेयर। आया समझ में? अब आगे सुनो, अब आगे सुनो। रूट कैप के बाद ये जो हमारी टिप है रूट की, यहाँ पर बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं, बहुत छोटे, ठीक है। आगे जाके ये सेल्स थोड़े लंबे हो जाते हैं, ये न्यूक्लियस, ये वैक्यूल, ठीक है। और ऊपर जाओगे तो ये सेल्स क्या हो जाते हैं? प्रॉपर प्रॉपर प्लांट सेल बन जाएंगे। ये सेल होगा, इसकी सेल वॉल होगी, ये न्यूक्लियस होगा, ये होगा, और ये फरगा ढमकाना होगा, है ना। प्रॉपर सेल बन जाते हैं, प्रॉपर। तो अब तुम्हें इन्हीं रीजन्स के बारे में अच्छे से पढ़ना है ना। हम पढ़ेंगे इस रीजन के बारे में, इसके बाद इस रीजन के बारे में। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। रूट का ऊपर वाला जो जोन होता है, इसे कहते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन। क्या बोलते हैं? रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन ऑफ मैच्योरेशन के नीचे वाला जो जोन है, दिस इज कॉल्ड एज रीजन ऑफ इलोंगेशन, ठीक है, रीजन ऑफ इलोंगेशन। और रीजन ऑफ इलोंगेशन के नीचे वाला जो जोन है, दिस इज कॉल्ड एज रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। आया समझ में? और ये जो लास्ट पार्ट है, दिस इज योर रूट कैप। क्या है ये? हमारी रूट कैप। अब रूट कैप की मजेदार बात क्या है? इट इज, इसका काम क्या पहले वो समझो। देखो रूट है, सॉइल में पेनिट्रेट करना है, सॉइल में जाएगी, कंकड़ पत्थर मिलेंगे, तो ये जो डेलिकेट सी इसकी टिप है वो खराब हो सकती है, रप्चर हो सकती है, तो उसको रप्चर होने से बचाने का काम है रूट कैप का। इसके साथ साथ ग्रेवी परसेप्शन का काम भी रूट कैप का है, कि भाई तुम्हें पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होना पड़ेगा, वो भी रूट कैप कराती है। तो मेन काम तो इसका प्रोटेक्शन है, तो प्रोटेक्शन हमें पानी में तो चाहिए नहीं, इसलिए जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनमें रूट कैप एब्सेंट होती है, और जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं उसमें रूट कैप प्रेजेंट होती है। So it is absent in hydrophytes. Hydrophytes, फाइट्स मतलब प्लांट्स, हाइड्रो मतलब पानी, पानी में रहने वाले प्लांट्स, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाले जो सेल्स हैं, ये सेल्स का साइज छोटा होता है, और किसी किसी में वैक्यूल हो भी सकती है और एब्सेंट भी हो सकते हैं, दोनों ही कंडीशंस हो सकती है। इलॉन्गेशन, अब सेल का साइज बढ़ रहा है, सेल का साइज बढ़ेगा तो वैक्यूल्स भी आएंगी, है ना, जो हमारी सेल वॉल है वो भी आगे जाके मॉडिफाई होंगी।
मैच्योरेशन में आते आते भाई पूरा उनका क्या कहते हैं ना, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, पूरे मैच्योर हो जाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि ये जो हमारे रूट हेयर है, रूट हेयर, दीज आर फाउंड इन रीजन ऑफ मैच्योरेशन, केवल रीजन ऑफ मैच्योरेशन में मिलते हैं और किसी रीजन में नहीं मिलते हैं। ठीक है, काम क्या है इनका, एब्जॉर्प्शन करना। तो चलो अब थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं, अंग्रेजी। रूट कैप, रूट कैप, द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स, एपेक्स मतलब जो उसका पिन पॉइंट है आगे की तरफ, बाय थंबल लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपिकल पार्ट, प्रोटेक्शन मेन काम है। रीजन्स क्या क्या है रूट के, मैरिस्मेटिक एक्टिविटी, यहाँ पर जो सेल्स है वो उनके पास क्या कैपेसिटी होती है, डिवाइड करने की, मैरिस्मेटिक एक्टिविटी। रीजन ऑफ इलोंगेशन, यहाँ पे सेल्स इलोंगेट हो जाते हैं, है ना। और रीजन ऑफ मैच्योरेशन में क्या होता है, सेल डिफरेंशिएट हो जाते हैं और मैच्योर हो जाते हैं, और इसी रीजन से यहाँ पे थ्रेड लाइक रूट हेयर निकलते हैं। क्लियर, हाँ समझ में आया। चलो शाबाश, तुम लोग तो बड़े होशियार बच्चे हो। बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स की। रूट्स की जो मॉडिफिकेशन है, वैसे तो ये नीट में से कट चुका है, बट नोबडी नोज, मतलब एनसीईआरटी, नीट ने ऐसे नहीं कहा कि हाँ भाई कट गया, एनसीईआरटी से डिलीटेड है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ने में क्या ही चला जाता है, कुछ ज्ञान ही मिलेगा। तो मॉडिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स जो मॉडिफिकेशन करता है वो 3 चीज़ों के लिए कर सकता है, या तो फूड को स्टोर करने के लिए, या फिर सपोर्ट लेने के लिए, या फिर सांस लेने के लिए, ब्रीदिंग करने के लिए। ठीक है, तो क्या क्या मॉडिफिकेशन है, फॉर सपोर्ट, फॉर फूड स्टोरेज एंड फॉर रेस्पिरेशन। लेकिन हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मॉडिफिकेशन फॉर फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशन। और ये मॉडिफिकेशन हम टैप रूट की अलग पढ़ेंगे, टैप रूट्स, और एडवेंटेशियस रूट की अलग पढ़ेंगे, एडवेंटेशियस रूट। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत मजा आने वाला है। टैप रूट सिस्टम में हमारी रूट्स के 3 मॉडिफिकेशन हमें पढ़ने हैं। वो 3 मॉडिफिकेशन क्या है, सबसे पहले कॉनिकल, ठीक है, उसके बाद फ्यूजिफॉर्म, और फ्यूजिफॉर्म के बाद है हमारी नेपिफॉर्म। क्या क्या, कॉनिकल, फ्यूजिफॉर्म, नेपिफॉर्म। एडवेंटिशियस रूट में हमें एक ही एग्जाम्पल पढ़ना है, विच इज योर ट्यूबरस रूट, ट्यूबरस रूट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब सुनो, मैं तुम्हारे सामने डायग्राम बना रही हूं, तुम्हें झटके से समझ में आ जाना चाहिए, झटके से। ये है कॉनिकल का एग्जाम्पल। क्या है ये, हाँ क्या है ये, वेरी गुड, कैरट, कैरेट, कैरेट इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉनिकल रूट, टैप रूट का मॉडिफिकेशन है। दूसरा एग्जाम्पल फ्यूजिफॉर्म का, ये कुछ ऐसा है। क्या है ये, क्या है ये, क्या है ये, बिल्कुल रेडिश। मेरे को हमेशा कंफ्यूजन होती है, रेडिश में सिंगल डी आता है, डबल डी आता है, बट ठीक है, रिस्क लेके मैं डबल डी लिख रही हूँ, बाद में मत कहना मैं हमने स्पेलिंग गलत कर दी। ठीक है, नेपीफॉर्म, 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 कलर तो वैसा नहीं है बट स्टिल ठीक है, चल जाएगा। हाँ, क्या है ये, दिस इज योर टर्निप। तो पूरी सब्जी मंडी हमने लगा दी है। इन सब्जी मंडी में मिलने वाली ये 3 सब्जियां रूट्स हैं। ठीक है, यहां पर जो एग्जाम्पल है ये है, ये दिस इज योर स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो क्या होता है, स्वीट पोटैटो क्या होती है, मैंने ऑफलाइन बैच में जब भी स्टूडेंट से पूछा है स्वीट पोटैटो, तो मुझे हमेशा ये आंसर पक्का मिला है, स्वीट पोटैटो मतलब मीठा आलू। हाँ, लेकिन अब मेरे बच्चे, तुम लोग मुझे बताओगे कि स्वीट पोटैटो का असली मतलब क्या होता है। स्वीट पोटैटो वही है जो हमने, नहीं स्वीट पोटैटो वो नहीं है। तुम्हें याद है टीओ डिनर ने वायरॉइड्स के बारे में पढ़ा था, वहां पे स्पिंडल ट्यूबर डिसीज थी, वो किसके ऊपर थी, स्वीट पोटैटो के ऊपर थी या फिर पोटैटो के ऊपर, बताओ बताओ बताओ, पोटैटो के ऊपर या फिर स्वीट पोटैटो के ऊपर। स्वीट पोटैटो ठंड में बहुत ज्यादा खाया जाता है, इसे क्या कहते हैं हम, बता दो, चलो लिखो कमेंट सेक्शन में, लिखो फटाफट। तो ये फूड स्टोरेज के लिए समझ में आया। बेसिकली प्लांट फूड स्टोर ना अपने लिए करते हैं,
कि मतलब कभी मुझे अगर अनफेवरेबल कंडीशन का सामना करने को मिल जाए तो मेरे पास खाना स्टोर्ड रहे, लेकिन फिर हम अपने लालच के मारे अपने आप यूज कर लेते हैं। तो ये हमारा हुआ फॉर स्टोरेज। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन इज फॉर सपोर्ट लेने के लिए। सपोर्ट लेने के लिए हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स हैं, प्रॉप रूट्स, नेक्स्ट इज योर स्टिल्ट रूट, नेक्स्ट इज योर बट्रेस रूट। प्रॉप्स देखें, प्रॉप्स जो चेगल्स ऐसे हो जाती है और उसमें से लंबी लंबी झालर निकली होती है, वो प्रॉप्स होते हैं, ठीक है। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, जैसे ये प्लांट की मेन बॉडी है, इस प्लांट के ऐसे ऊपर की तरफ शूट निकलेगा और इसी प्लांट से नीचे की तरफ रूट्स निकलती है। हाँ, याद आ रहा है ऐसा कोई पेड़? यस, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, शानदार। इट इज योर बेनियन ट्री। क्या है ये? बेनियन ट्री। दूसरी आती है स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट में क्या होता है, हमारी ये प्लांट की बॉडी है ना, इस प्लांट की बॉडी से जो नीचे वाली स्टेम का पोर्शन होता है, यहां से ऐसे ऑब्लिक रूट्स ग्रो करती हैं, ऐसे ऑब्लिक, ठीक है, ऑब्लिक रूट्स। इसका एग्जांपल है बच्चों शुगर केन एंड मेज। शुगर केन एंड मेज इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टिल्ट रूट। और स्टिल्ट रूट में मजेदार बात क्या है जो हमें याद रखनी है, ग्रोस ऑब्लिकली। ऑब्लिकली वर्ड याद रखना, फ्रॉम लोअर स्टेम, तिरछी स्टेम से ग्रो करती है। और बट्रेस रूट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा पूजनीय पेड़, पीपल का पेड़, तुमने देखा होगा, ये उसकी रूट्स है। इसकी रूट ऐसे बड़ी मोटी मोटी होती हैं, ऐसे लंबी लंबी, जैसे लगता है डंडियां हैं बहुत बड़ी बड़ी ना। तो ये जो हमारी फैली हुई रूट्स होती हैं, दीज आर द बट्रेस रूट। इसका एग्जाम्पल है पीपल ट्री। तुम्हें पता है पीपल इतना धार्मिक ट्री है, इसका अगर साइंटिफिक नेम भी तुम्हें जानना हो तो इसका साइंटिफिक नेम होता है फाइकस रिलीजियोसा। रिलीजियोसा, धार्मिक, है ना। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, अमीशा मैम जब मॉर्फोलॉजी सुनावे। चलो, लास्ट हमारा जो मॉडिफिकेशन बचता है रूट्स का, दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ ब्रीदिंग। इसके लिए फॉर ब्रीदिंग, सांस लेने के लिए। देखो, रूट्स जब जमीन में जाती हैं, ऑब्वियस सी बात है उनको सांस आती है, क्योंकि यहाँ पर भी ऑक्सीजन होती है, सब कुछ होता है, प्रॉपर एरेशन होती है। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे रूट्स को सांस नहीं मिलती है, और उन एरियाज के लिए हमें चाहिए होती है मॉडिफिकेशन फॉर ब्रीदिंग, ठीक है। तो ऐसे जो पेड़ होते हैं वो ज़्यादातर ग्रो करते हैं दलदल वाले एरियाज में, मैनग्रोव्स में, ठीक है। तो फॉर ब्रीदिंग के लिए कहाँ मिलेंगे ये, कौन से प्लांट्स में? मैनग्रोव्स। या तुम्हारे सामने मैनग्रोव्स नाम आ जाए, या तुम्हारे सामने मार्शी एरियाज नाम याद आ जाए, या तुम्हारे सामने मीजोफाइट आ जाए, या तुम्हारे सामने हेलोफाइट्स आ जाए, इनमें से कोई भी नाम आ जाए, तुम्हें समझ जाना है कि ब्रीदिंग रूट्स की बात चल रही है। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे ये जमीन है, ठीक है, ये प्लांट की बॉडी है, ठीक है। इस प्लांट की बॉडी से स्टेम रूट निकल रही है, रूट, ठीक है। ये रूट वापस से ऊपर जाती है, ये रूट वापस से ऊपर जाती है, ठीक है। अब इस रूट में क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। So these pores are pneumatophores, ठीक है। लेकिन ये जो रूट है, दिस इज योर न्यूमैटोफोर। न्यूमैटोफोर क्या है? नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट, क्योंकि सॉइल में नहीं जा रही, ऊपर जा रही है, तो न्यूमैटोफोर इज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट। समझ में आए? एंड न्यूमैटोथोर्स क्या है? होल्स ऑन रूट फॉर ब्रीदिंग, ठीक है।
दूसरी खास बात क्या है इनकी, नेगेटिवली जोट्रॉपिक हो गए। दूसरी खास बात क्या है इनकी, एग्जाम्पल है राइजोफोरा। राइजोफोरा इज द एग्जाम्पल ऑफ नेमाटोफोर रूट्स। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ऐसे प्लांट्स विविपैरी शो करते हैं। विविपैरी का मतलब होता है कि फ्रूट के अंदर ही सीड का जर्मिनेशन हो जाना। तो इंपॉर्टेंट बात 100% की बात, शोज विविपैरी। व्हाट इज विविपैरी? जर्मिनेशन ऑफ सीड इनसाइड योर फ्रूट। समझ में आई बात? चलो शाबाश। अब हम आ रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेम। स्टेम SE स्टेम। देखो, अगर मैं तुम्हारे सामने रूट रख दूं और मैं तुम्हारे सामने स्टेम रख दूं, तो तुम कैसे पहचानोगे कि कौन सी रूट है कौन सी स्टेम है? अब ये मत कहना कि मैम उसमें मिट्टी चुपकी होगी तो रूट हो जाएगी, या फिर वो ब्राउन होगी तो रूट हो जाएगी। मैंने एकदम साफ करके तुम्हारे सामने रख दिया। कैसे पहचानोगे कि कौन सी स्टेम है कौन सी रूट है? हाँ, सोचो सोचो सोचो, ऐसा क्या होता होगा जो दोनों को डिफ्रेंशिएट करता होगा? सोच लिया? हाँ, हो गया? किसी को आंसर पता होगा, किसी किसी को नहीं पता होगा। तो अब गौर फरमाओ बोर्ड पे। बोर्ड पे गौर फरमाने के बाद तुम्हें पता चलेगा दैट स्टेम हैव नोड्स एंड इंटर नोड्स। स्टेम के पास नोड्स और इंटर नोड्स दोनों चीजें होती हैं। क्या होती है मैम ये? रुको मैं बताती हूँ, मैं हूं ना। ये हमारी एक स्टेम है, देखो ऐसे समझो, ये हमारी एक स्टेम है। ठीक है, अब इस स्टेम में क्या होगा, ये जो ऊपर वाली बड होती है बच्चों, दिस पोर्शन, इसे हम बोलते हैं एपिकल बड। क्या बोलते हैं? एपिकल बड। अगर इसके साइड से कोई बड ग्रो कर जाए साइड से, तो उसे कहा जाता है एक्सिलरी बड। क्या कहा जाता है? एक्सिलरी बड, साइड से निकल रही है। ठीक है, इसके अलावा हमारे रूट्स में ऐसे रीजन्स होते हैं जो कि उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। ये जो लाइन है, दिस इज द नोड, ये नोड, ये नोड, ये नोड, और दो नोड्स के बीच का जो रीजन होता है दैट इज योर इंटर नोड। और ऐसा कैरेक्टर अगर तुम्हें देखना हो तो बहुत ज्यादा विजिबल है गन्ने के प्लांट में। गन्ने के प्लांट्स में जो तुम्हें रिंग्स दिखती हैं वो तुम्हारी नोड्स हैं, और जो बीच का डिस्टेंस दिखता है दैट इज द इंटर नोड। समझ में आया? लेकिन मैम ये बता दो कि बस ये बड क्या है? बड बड तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी बड का नाम पता है? वो बड एक सब्जी है जिसको हम खाते हैं। सोचो, तब तक मैं बड बताती हूँ। बड एक टर्म है जहां पर बहुत सारे मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज आपस में पास में आ जाते हैं। एग्रीगेशन ऑफ ज्यादातर ये मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज इमैच्योर होते हैं। और दुनिया की जो लार्जेस्ट बड है, लार्जेस्ट बड इज योर पत्ता गोभी, कैबेज। समझ में आई मेरी बात? कैबेज। बड में जो मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज है वहां से तुम कोई नई लीफ निकाल सकते हो, ट्विग निकाल सकते हो, कोई ब्रांच निकाल सकते हो, एंड इवन कोई नया फ्लावर निकाल सकते हो। ठीक है, बड्स में कुछ भी बन सकता है क्योंकि मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज है। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? नोड्स एंड इंटर नोड्स का प्रेजेंस। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेम के मॉडिफिकेशन की। तो स्टेम का मॉडिफिकेशन मल्टीपल पर्पस के लिए है, क्या चाहे वो प्रोटेक्शन हो, चाहे वो सपोर्ट हो, चाहे वो
पानी वाटर स्ट्रेस के लिए अडेप्टेशन हो, चाहे वो और क्या हो सकती है, रिप्रोडक्शन हो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो मल्टीपल एस्पेक्ट्स के लिए इनके पास मॉडिफिकेशन अवेलेबल है। सबसे पहले बात करते हैं फूड स्टोरेज की। इसमें मजा नहीं आ रहा है ना, मैं अपना कुछ बनाती हूँ, अपना बनाते हैं अपना, ठीक है। मॉडिफिकेशन की बात चल रही है। मॉडिफिकेशन में हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, फॉर फूड स्टोरेज, ठीक है, फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशन। अब इसमें सबसे पहले एग्जांपल आता है तुम्हारा राइजोम, आता है राइजोम। यहाँ पे क्या होता है, ये स्टेम है, सॉरी ये जमीन है, जमीन में स्टेम है, ये स्टेम अंदर जाके कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बना लेती है। मुझे नहीं पता जो मैं बनाना चाहती हूँ तो मैं लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा, बट सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, ये अदरक बनाया है मैंने, ठीक है। तो राइजोम का एग्जाम्पल है जिंजर, क्या एग्जाम्पल है, जिंजर, और दूसरा एग्जाम्पल है इसका टर्मरिक। बात आई समझ में। यहाँ पर ये जो हमारा ये जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे फूड स्टोरेज हो रहा है वो जमीन के सरफेस से पैरेलल ग्रो करता है, पैरेलल। अगर वर्टिकल ग्रो करता है तो उसे रूट स्टॉक बोलते हैं, विच इज अ सेपरेट थिंग। हॉरिजॉन्टल ग्रो करेगा तो दैट इज राइजोम, ठीक। राइजोम समझ में आ गया सबसे पहले। नेक्स्ट बात करते हैं ट्यूबर, ट्यूबर, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज वाइरॉइड। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ये जो स्टेम होती है ये नीचे जाके फूल जाती है, सूज जाती है। तो यहाँ पर कुछ बर्ड्स होती है, बर्ड्स। इसका एग्जाम्पल है पोटैटो, पोटैटो आलू, ट्यूबर का एग्जाम्पल। ये बर्ड्स होती है, इन बर्ड्स को भी जब तुम जर्मिनेट कराओगे तो यहाँ से नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। सी इज योर कॉर्म, 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 कॉर्म कुछ ऐसा सा होता है, गोल गोल, इसमें बहुत सारी रिंग्स, ऐसे रूट्स है। इसका एग्जाम्पल है कोलोकेशिया एंड कोलोकेशिया जमीन कांड है ना, ये कांड जो होता है वो कॉर्म में होता है, लेकिन इसे कांड नहीं बोलते। इसका तुम प्रोनाउंसिएशन अगर सीखोगे तो इट इज जिमीकंद, जिमीकंद, ठीक है। मैं ऐसे याद करे तो जमीन कांड, जमीन में कांड हुआ था, कॉर्म, कोलोकेशिया। तो ये तीनों एग्जाम्पल तुम्हें याद हो जाने चाहिए प्यारे बच्चों, बच्चों याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है फॉर सपोर्ट, सपोर्ट के लिए बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ टेंड्रिल्स और क्लाइंबर्स निकलते हैं। टेंड्रिल्स ऐसी बेल होती है ना, जो जैसे मान लो ये कुछ भी वो है, पिलर है, इसके राउंड ऐसे बेल अपने आप को ग्रैस्प कर लेती हैं ताकि वो सपोर्ट ले लेके ऊपर बढ़ती जाए। या फिर तुमने देखा होगा दीवारों के अगेंस्ट भी जो वॉल्स के अगेंस्ट चिपक जाती हैं क्लाइंबर्स वगैरह जो होते हैं, तो यहाँ पे वो एग्जाम्पल आते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है ग्रेप वाइन, कुकुम्बर, वाटरमेलन, हीरा। स्टेम टेंड्रिल्स ऑफ वाटरमेलन, ग्रेप वाइन, कुकुम्बर, ये हमारा कोई पिलर, और यहाँ पर हमारी ये स्टेम इसके अराउंड ऐसे रैप करके चली जाएगी, और यहाँ पे लीव्स, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, वाटरमेलन, कुकुम्बर एंड ग्रेप वाइन। वाटरमेलन, कुकुम्बर एंड ग्रेप वाइन आर द एग्जाम्पल ऑफ सपोर्ट। और ये क्या है, ये सब है टेंड्रिल्स। क्लियर, ये हो गया सपोर्ट के लिए एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद क्या है हमारा प्रोटेक्शन के लिए। तो प्रोटेक्शन के लिए देखो बच्चों क्या होता है,
मैंने भी तुम्हें बताया था कि हमारी स्टेम में एक एपिकल बड होती है और एक एक्सिलरी बड होती है। कभी कभी वो एक्सिलरी बड ही ऐसे कांटे जैसी बन जाती है, ताकि कोई भी ग्रेजिंग एनिमल उसे खाए तो कांटा उसे चुभ जाए। इट जस्ट लाइक अ कांटा लगा, दैट इज फॉर द पर्पज ऑफ डिफेंस। समझ में आया? तो इसका एग्जाम्पल है बोगनविलिया एंड योर सिट्रस फैमिली। तो चलो हम ये भी लिख लेते हैं, ये सपोर्ट के लिए हो गया। नेक्स्ट इज फॉर प्रोटेक्शन, सेल्फ डिफेंस। तो यहां पर क्या होता है? थॉर्न्स। क्या है एग्जाम्पल? थॉर्न्स। ये प्लांट की मेन बॉडी, ठीक है। इस प्लांट की बॉडी से एक्सिलरी बड में से कांटे निकल रहे हैं, दीज आर द थॉर्न्स। ये थॉर्न्स है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है? बहुविलिया, बोगनविलिया एंड सिट्रस फैमिली। सिट्रस फैमिली में वो लोग आते हैं, मतलब वो वेजिटेबल्स वगैरह आते हैं, फ्रूट्स आते हैं जिसमें सिट्रिक एसिड होता है। एग्जाम्पल तुम्हारा लेमन है, या फिर तुम्हारी टोमेटो है, ऑरेंज है, ये सब सिट्रस फैमिली के एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद ये हो गया हमारा प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन के बाद और क्या है? कुछ ये रहा, फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है, इसको याद रख लेना। अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ ग्रास, स्ट्रॉबेरी, मिंट एंड जास्मिन। यहाँ पे तो अंडरग्राउंड स्टेम यूज हो रही है ग्रास में और स्ट्रॉबेरी में, और मिंट एंड जास्मिन में लेटरल ब्रांचेस यूज होती हैं। स्टेम से निकलने वाली लेटरल ब्रांचेस यूज होती है किसमें? मिंट में और जैस्मीन में। और अंडरग्राउंड स्टेम यूज होती है ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी के केस में। उसके अलावा फॉर एसिमिलेशन ऑफ फूड, फूड स्टोरेज के लिए इंपॉर्टेंट है फ्लैटन स्टेम ऑफ ओपेंशिया वगैरह वगैरह। सुनो, ये हमारा प्लांट है, ऐसे just like this, ठीक है। ये हमारा अपंशिया प्लांट है। इस अपंशिया प्लांट में भी तुम देखोगे यहाँ पे छोटे छोटे थॉर्न्स निकले होते हैं, ठीक है। तो ये जो थॉर्न्स है बच्चों, दीज आर मॉडिफाइड लीव्स एज स्पाइंस, स्पाइंस बन चुकी है, ठीक है। और ये जो फ्लैटेंड सरफेस है, दिस इज मॉडिफाइड स्टेम, है ना। और ये जो हमारी मॉडिफिकेशन है, इसको कहा जाता है फाइलोक्लेड, फाइलोक्लेड, फाइलोक्लेड। यहाँ पर ये जो स्टेम है वो हो जाती है सैक्युलेंट, यानी कि वाटर को स्टोर करके रखती है, ताकि जब हमारी इनकी वैसी कंडीशन आ जाए जब पानी बिल्कुल भी ना बचे, तो स्टेम से ही पानी का यूज हो जाए। तो यहाँ पे ये जो फाइलोक्लेड है, यहाँ पे स्टेम बिकम्स succulent, stores water। बात समझ में आई? ठीक है। और यही जो फाइलोक्लेड में स्टेम है, क्योंकि ग्रीन होती है तो ये फोटोसिंथेसिस भी करेगी, फोटोसिंथेसिस। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एनसीईआरटी में दी हुई है, अगर ये फ्लैटेंड हुए, फ्लैटेंड और डिस्क शेप के, तो इसका एग्जाम्पल अलग है। और अगर ये सिलेंड्रिकल हुए तो इसका एग्जाम्पल अलग है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। फ्लैटेंड डिस्क का एग्जाम्पल है ओपेंशिया, और सिलेंड्रिकल का एग्जाम्पल है यूफोरबिया। तुम डोरेमोन शिनचैन में ऐसे वाले पेड़ देखते होंगे ना, ऐसे वाले, ये ऐसे 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 टाइप के, और इसमें कांटे कांटे चुभते हैं। ये है हमारा यूफोरबिया, ठीक है। तो फ्लैटेंड अगर हुआ डिस्क शेप का तो ओपेंशिया, और अगर सिलेंड्रिकल हुआ तो दैट इज गोइंग टू बी योर यूफोरबिया। एंड आई होप कि स्टेम तुम्हें समझ में आ गया होगा, कोई डाउट इसमें नहीं बचा होगा। क्लियर है? शाबाश। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के बात करते हैं लीफ की। और लीफ को समझने के लिए हमें पहले उसका स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। ये हमारी स्टेम है, ये हमारी स्टेम है, यहां से निकल रही है हमारी लीफ।
ये है हमारी पत्ती। डिजाइनर तो नहीं बनानी, तो डिजाइनर बना। ठीक है, हमारी लीफ बनके तैयार हो गई है। अब इस लीफ में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसके अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग नाम हैं। इस लीफ का ये वाला जो पोर्शन जो हमारे स्टेम से अटैच्ड है बच्चों, इसे कहा जाता है लीफ बेस। क्या कहा जाता है? लीफ बेस। ये जो स्टॉक लाइक अरेंजमेंट है इसको कहा जाता है पेटियोल। क्या कहा जाता है? पेटियोल, जहां से तुम लीफ को पकड़ते हो। इस पेटियोल के साइड में यहां से स्टिप्यूल भी निकल सकता है ऐसे। दिस इज योर स्टिप्यूल। ये क्या करता है? ये प्रोटेक्शन देता है। जब लीफ हमारी बड स्टेज पे होती है उस टाइम पे प्रोटेक्शन देता है, तो इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन। ठीक, अब यहां से निकलती है मिड रिब, और मिड रिब से निकलती है साइड में छोटी छोटी वीन्स। ठीक है, इन वीन से निकलती हैं और छोटी छोटी इस टाइप का पूरा अरेंजमेंट रहता है लीफ में। ठीक है, तो यहां पर हमारी ये क्या है? मिड रिब, और ये क्या है हमारी? ये दीज आर वीन्स, और ये जो बिल्कुल छोटी छोटी है दीज आर द वीनलेट्स। वीनलेट्स सबसे बड़ी मिड रिब, मिड रिब के बाद वीन्स, और वीन्स के बाद वीनलेट्स। तो ये जो तीनों सिस्टम है, ये सिस्टम हिला देते हैं, एंड दीज थ्री कंटेन्स जाइलम एंड फ्लोएम। इनके पास जाइलम एंड फ्लोएम होगा कंडक्शन के लिए। उसके अलावा ये लीफ को रिजिडिटी भी देते हैं, प्लस प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू लीफ। इतनी बात समझ में आई? हाँ। अब यहां पर लीफ पेस का कभी कभी मॉडिफिकेशन हो जाता है। जैसे कभी कभी ये जो लीफ पेस है ये हो जाता है स्वॉलन। स्वॉलन, ठीक है। स्वॉलन के केस में इसको कहा जाता है पल्वाइनस लीफ बेस। एंड पल्वाइनस लीफ बेस हेल्प्स इन जो तुम्हारा टर्गर प्रेशर चेंज होता है ना, हम मिमोसा प्यूडिका, टच मी नॉट, छुई मी प्लांट को जब छूते हैं तो वो ऐसे और ऐसे हो जाता है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि पल्वाइनस का टर्गर प्रेशर चेंज होता है। तो पल्वाइनस लीफ बेस का एग्जाम्पल क्या है हमारा? मिमोसा प्यूडिका। क्या है एग्जाम्पल? मिमोसा प्यूडिका। ठीक है, अगर मैं तुम्हें पेट्यूल के एक्सटेंशन, पेट्यूल का वो बताऊं, पेट्यूल, तो पेट्यूल के यहाँ पे तुम्हें दो मॉडिफिकेशन पढ़ने हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इसके मॉडिफिकेशन। ठीक है, एक मॉडिफिकेशन में क्या होता है? ये हमारी लीफ है, ये हमारा पेट्यूल थोड़ा लीफ टाइप हो जाता है, और यहाँ से आगे निकलती है हमारी लीफ। समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? हमारा पेट्यूल भी एक्सपैंड हो गया विंग लाइक, और हमारी आगे लीफ तो है ही, तो इसको हम कहते हैं विंग्ड पेट्यूल। विंग्ड पेट्यूल, और विंग्ड पेट्यूल का एग्जाम्पल है सिट्रस, सिट्रस फैमिली। ठीक है, दूसरे केसेस में क्या होता है? हमारी जो पेट्यूल है वही एक्सपैंड करके लीफ लाइक बन जाती है, और आगे से हमारी छोटी छोटी लीफलेट्स निकलती है। और यहाँ पर जो पेट्यूल है वही फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर देगी, और हो सकता है आगे जाके लीफ या फिर लीफलेट शेड ऑफ हो जाए। ठीक है, सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है? पेट्यूल बिकम लीफ लाइक
एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। इस मॉडिफिकेशन को हम बच्चों नाम देते हैं फाइलोट। फाइलोट, माय लॉर्ड, इट इज फाइलोट। ठीक है, और फाइलोट का एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। इट इज ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पेटियोल के दो मॉडिफिकेशन पढ़ लिए। एक का नाम था हमारा विंग्ड पेटियोल और एक का नाम क्या था हमारा फाइलोट। क्लियर है। दूसरा हमने लीफ पेस का मॉडिफिकेशन पढ़ा, स्वलन हो जाएगी तो पल्वाइनस बोलते हैं। पल्वाइनस लीफ पेस का एग्जांपल है मिमोसा प्यूटिका, जो हमारी टर्बुलर प्रेशर में चेंज की वजह से थिग्मोनास्टिक मूवमेंट करवाता है छुई मुई प्लांट में। ठीक, अगर किसी लीफ में स्टिप्यूल इफ प्रेजेंट इफ एब्सेंट, अगर स्टिप्यूल है तो उस लीफ को कहा जाता है स्टिप्यूलेट लीफ। स्टिप्यूलेट लीफ, और अगर नहीं है तो इसे कहा जाता है एक्स स्टिप्यूलेट लीफ। आई बात समझ में? स्टिप्यूलेट एंड एक्स स्टिप्यूलेट लीफ। बात कर लेते हैं अब हम किसकी? विनेशन की। विनेशन 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 टाइप्स ऑफ लीफ। मैं समझ, कहानी ऐसे ही समझा देते, सब कुछ बहुत इजी है। ठीक है, बात कर रहे हैं हम टाइप्स ऑफ लीफ की। लीव्स के टाइप्स क्या है? तो लीव्स के बच्चों दो टाइप्स होते हैं, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ, है ना। कितने टाइप्स बताया भाई मैंने? सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। दोनों में क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस को समझो। दिस इज योर सिंपल लीफ and this is your कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ बेचारी बहुत सीधा सा इंसान है, कभी फटे पुराने कपड़े नहीं पहनता। आजकल जो फैशन चल गया ना, जीन्स में यहाँ से कट है वहां से फटी पड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है, इसका सिंपल सा है। अगर इसने कभी फटे हुए कपड़े भी पहने तो वो इतने नहीं होंगे कि समझ जाओ। यहाँ पर क्या है भाई, पूरा प्रॉपर कट है। तो यहाँ पर क्या होती है, लीफ दो तरीके की होती है। यहाँ पर टू टाइप्स का हो सकता है, या तो ये हमारी जो लीफ है वो एज इट इज सिंपल रहे ना, बीच में हमारा मिड रिप जा रहा है ऐसी, या फिर हमारी जो लीफ है वो इंसिजन, इंसिजन को बोलते हैं हम कट, कट लगाना चाह रही है, लेकिन वो कट है ना मिड रिप तक नहीं आए, अभी मिड रिप तक नहीं आए। ये हमारी क्या है, मिड रिप, और ये क्या है हमारे इंसिजन्स। इंसिजन्स यानी कि कट, मिड रिप तक टच नहीं कर रहे, तो उसे हम नाम देते हैं सिंपल लीफ। सिंपल लीफ का एग्जांपल है मैंगो ट्री, ना ये बनाना ट्री, ये सिंपल लीफ का है। लेकिन कंपाउंड वाली जो लीफ होती है, इसके दो एग्जांपल्स आते हैं। एक आती है पिनेटली कंपाउंड, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज palmately कंपाउंड। palmately कंपाउंड। पिनेटली कंपाउंड में क्या है, ये इंसिजन अब बीच में टच करने लगता है, टचिंग हो जाती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ऐसे लीफ ऐसे बन जाती है। सबने टच कर दिया इसको ऐसे, समझ में आया? इंसिजन्स हैव टच्ड द मिड रिप। लेकिन अब यहाँ पे क्या मजेदार की बात है, मजेदार वाली बात ये है कि अब ये लीफ हो जाएंगी लीफलेट्स। क्या हो जाएंगी, लीफलेट्स। और ये जो पहले कभी मिड रिप हुआ करती थी, अब ये क्या बन जाएगी हमारी, रेकिस। रेकिस इज अ मॉडिफाइड मिड रिप, ठीक है। पामेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है, पामेटली कंपाउंड लीफ में पेटियोल की टिप पे बहुत सारी लीव्स आ जाती है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है दीज आर प्रेजेंट एट टिप ऑफ पेट्यूल। जैसे तुमने देखा है, हम सोमवार का जब व्रत रखते हैं तो भगवान जी को, शिव भगवान जी को बेलपत्र चढ़ाते हैं। बेलपत्र इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पामेटली कंपाउंड लीफ। इसका वो एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में मेंशन है, इसका एग्जाम्पल है नीम,
नीम, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है सिल्क, कॉटन। सिल्क, कॉटन इज द एग्जाम्पल ऑफ पामेटली कंपाउंड लीफ। यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि लीफ के साइड में भले ही स्टिप्यूल हो सकता है, लेकिन लीफलेट्स के साइड में कभी भी स्टिप्यूल नहीं होगा। स्टिप्यूल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीफ, नॉट ऑफ लीफलेट। क्लियर? टाइप्स ऑफ लीफ हमें समझ में आ गई, सिंपल लीफ एंड योर कंपाउंड लीफ। नेक्स्ट, वीनेशन। वीनेशन मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ वीन्स एंड वीनलेट्स इन द लेमाइना ऑफ लीफ। मैम लेमाइना क्या है? ये जो पूरा एक्सपेंडेड पोर्शन देख रहे हो, इसे कहा जाता है लीफ ब्लेड या फिर लेमाइना। लीफ ब्लेड या फिर लेमाइना। क्लियर? तो वीनेशन क्या है? वीनेशन होता है लीफ लेमाइना में, लीफ ब्लेड में वीन्स और वीनलेट्स का अरेंजमेंट। So it is of two types, reticulate venation and parallel venation. Reticulate venation में क्या है? रेटिकुलम मतलब होता ही नेटवर्क है, तो यहाँ पे क्या होगा? पूरा जाल बन जाएगा इस टाइप से। लेकिन पैरेलल वेनेशन में क्या होगा? वीन्स पैरेलल 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 इस टाइप से, ठीक है। तो रेटिकुलेट वेनेशन का एग्जांपल है तुम्हारे सारे डाइकॉट्स। ये पहचानने के लिए हो सकता है कि रेटिकुलेट वेनेशन में डाइकॉट्स आते हैं और पैरेलल वेनेशन में हमारे मोनोकॉट्स आते हैं। डाइकॉट मोनोकॉट्स के एग्जाम्पल तो तुम्हें बहुत अच्छे से आते होंगे, है ना। तो यहाँ पे तुम उस हिसाब से एग्जाम्पल दे सकते हो। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फाइलोटेक्सी। तो यहाँ पर टेक्सी, टेक्सोनॉमी, अरेंजमेंट एंड फाइलो मतलब लीफ। तो पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम या फिर ब्रांच में वो कैसे अरेंज है, दैट इज कॉल्ड एज फाइलोटेक्सी। तो फाइलोटेक्सी में 3 नाम आ रहे हैं, अल्टरनेट, अपोजिट, वर्ल्ड। चलो यहां से देखते हैं। सबसे पहला वाला जो है वो है अल्टरनेट। अल्टरनेट में क्या होता है? ये हमारी स्टेम है, यहाँ हमारी ये नोट्स हैं, ये सब नोट्स हैं। तो एक बार एक नोट से निकल रही है, अगली बार दूसरी से, एक बार इधर से, एक बार इधर से, एक बार इधर से, एक बार इधर से। तो एक एक नोट से एक एक लीफ निकलेगी, दैट इज अल्टरनेट, ठीक है। अगर एक ही नोट से दोनों तरफ लीफ निकल रही है तो वो जाएगी अपोजिट। और अगर एक ही नोट से मल्टीपल लीव्स निकल रही हैं तो वो हो जाएगी वर्ल्ड। क्या हो जाएगी वो? वर्ल्ड, ठीक है। तो चलो इसका एग्जाम्पल याद करते हैं। एग्जाम्पल मैंने तो इसको ऐसे याद किया हुआ है, जैसे अपोजिट है तो अपोजिट में तुम कर सकते हो GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है। यहाँ पर G मतलब गुआवा, O मतलब अपोजिट और C मतलब तुम्हारा कैलाट्रोपिस, ठीक है। आया समझ में? इसके बाद अल्टरनेट। अल्टरनेट को मैंने याद किया ऐसे, मासी, यहाँ पे M स्टैंड्स फॉर, ये यहाँ पे लिखा ही हुआ है, M स्टैंड्स फॉर योर मस्टर्ड, है ना। A स्टैंड्स फॉर अल्टरनेट, S स्टैंड्स फॉर जो यहाँ पे नहीं है सनफ्लावर, एंड C स्टैंड्स फॉर चाइना रोज, ठीक है। वर्ल्ड स्टोरिया का ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी वाला एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम इसका, वर्ल्ड वाले का। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है बच्चों एल्स्टोनिया। क्या है एग्जाम्पल? एल्स्टोनिया। वाह, वाह इज एल्स्टोनिया। तो GOC यहाँ पर गुआवा, कैलाट्रोपिस, कुकुम्बर तीनों आ रहे हैं। मासी यानी कि मस्टर्ड, अल्टरनेट, सनफ्लावर, चाइना रोज, और वाह में वर्ल्ड और एल्स्टोनिया आर द एग्जाम्पल्स, ठीक है। समझ में आया? ये हमारे हो गए एग्जाम्पल्स, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स की। तो लीव्स भी अपना अपना मॉडिफिकेशन शो करती है, जिसमें सबसे पहले एग्जाम्पल है टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स में क्या होता है? हमारी जो लीफ होती है वो ऐसे ऐसे मतलब वही बनाती है, टेंड्रिल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है सपोर्ट लेने के लिए। तो इसका एग्जाम्पल है हमारी वाइल्ड पी, लेथाइरस ओडोरेटस। अगर लीफलेट होगा तो वो हो जाएगा पाइसम सेटाइवम, और अगर लीफ हुआ तो वो एग्जाम्पल हो जाएगा लेथाइरस ओडोरेटस यानी कि वाइल्ड पी, ठीक है। स्पाइंस, स्पाइंस का भी तुमने एग्जाम्पल देखा था, एलो ओपनशिया आर्जिमोन। ओपनशिया इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी पीछे देखा था ना फाइलोक्लेट में। पिक्चर प्लांट, पिक्चर प्लांट निपेंथिस ऐसा सा होता है, ये इसका ढक्कन है ना। यहाँ पे कोई इंसेक्ट बैठता है तो वो खप जाता है, उसको डाइजेस्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर भी ये लीफ है। समझ में आई? पिक्चर प्लांट। एक और एग्जाम्पल है जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, वो एग्जाम्पल मैं तुम्हें बता देती हूँ, बल्ब।
बल्ब, बल्ब का एग्जाम्पल है अनियन, और ये बल्ब जो है वो स्टेम प्लस लीफ मॉडिफिकेशन है। बल्ब में ऐसा कुछ होता है, मोदक जैसा स्ट्रक्चर है ना। तो यहां पर ये जो तुम फ्लैशी लीफ को खा रहे हो, दीज आर लीव्स, और ये क्या है, रिड्यूस्ड स्टेम। नाम भी ऐसे आया है, बल्ब जैसा स्ट्रक्चर है बेचारा। समझ में आया। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में टेंड्रिल्स, टेंड्रिल्स में अगर लीफ हुआ तो वाइल्ड भी, और अगर हमारा लीफलेट हुआ तो हमारी गार्डन भी, पाइसम सटाइवम। उसके बाद क्या हो जाएगा, टेंड्रिल्स के बाद स्पाइन, स्पाइन प्रोटेक्शन अपंशिया, वहां पे स्टेम फोटोसिंथेसिस कर रही थी और लीफ स्पाइन बन जा रही थी। नेक्स्ट है पिक्चर, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जहां पर इंसेक्ट्स को खाया जाता है। तो पिक्चर प्लांट का जो पिक्चर है दैट इज अ लीफ मॉडिफिकेशन। उसके बाद बात करते हैं बल्ब की, बल्ब का एग्जाम्पल है अनियन, और इसके अलावा गार्लिक भी आ सकता है। अनियन एंड गार्लिक, अनियन एंड गार्लिक में जो तुम खा रहे हो, उसकी जो कलियां तुम खाते हो दैट इज फ्लैशी लीव्स, और जो उसका नीचे का जो ऐसा वाला पार्ट है जो तुम हटा देते हो काट के, दैट इज द रिड्यूस्ड स्टेम। समझ में आया लीफ के बारे में। इन्फ्लोरेसेंस की, इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है बच्चों अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। अब जैसे मैं तुम्हें बात समझाती हूँ, मान लो ये हमारी स्टेम है, ठीक है, ये हमारी स्टेम है, यहाँ से एक ब्रांच निकल रही है और इस ब्रांच पे हमारा अटैच्ड है फ्लावर। समझ में आया, ये मेन स्टेम, इस स्टेम से एक ब्रांच और ब्रांच से निकल रहा है एक फ्लावर। अब जो मैं बोल रही हूं उसको ध्यान से सुनना, ये फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर की जो डंडी है, फ्लावर की जो डंडी है जहां से हम फ्लावर को पकड़ते हैं उसे कहा जाता है पेडिसिल। जस्ट एज्यूम पेंसिल के ऊपर फ्लावर, सो दिस पेंसिल इज पेडिसिल, और ये जो फ्लोरल एक्सिस है, अब ये क्या है, फ्लोरल एक्सिस जिस पर फ्लावर प्रेजेंट है, इसे हम नाम देंगे अंकल जी, पेडंकल जी, पेडंकल। दिस इज फ्लोरल एक्सिस, ठीक है। फ्लोरल एक्सिस से एक साइड ब्रांच भी हो सकती है, फ्लोरल एक्सिस में एक मेन स्टेम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो फ्लावर को ऐसे समझो, अंकल है, अंकल ने पेंसिल पकड़ी है और पेंसिल के ऊपर फ्लावर है, तो पेडंकल, पेडिसिल एंड फ्लावर। क्लियर है बात, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई। अगर मैं फ्लावर के बनने के प्रोसेस को बताऊं बच्चों, तो बहुत सिंपल सी बात होती है कि फ्लावर में, स्टेम में बेसिकली सबसे पहले ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट होता है, मेरिस्टेम। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, मेरिस्टेम। दिस इज योर एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, वो भी कैसा वाला, शूट एपिकल मेरिस्टेम। ये शूट एपिकल मेरिस्टेम आगे जाके जैसे ही से पता चलता है ओहो हो हमें तो फ्लावर बनाना है, तो ये अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है एंड इट बिकम्स फ्लोरल मेरिस्टेम। क्या बन जाता है ये, फ्लोरल मेरिस्टेम। फ्लोरल मतलब फूल, ठीक है, यानी कि अब ये ग्रोथ नहीं बढ़ाएगा, अब यहां पर फूल बनेगा, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, यहाँ पे जो भी नोट्स थी वो सारी नोट्स पास पास आ जाएंगी, पास 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 पास, और अब यहां से निकलेंगे हमारे फ्लोरल अपेंडेजेस। सेपल निकलेगा, ऊपर की तरफ से हमारा क्या निकलेगा, पेटल निकलेगा, और इस तरीके से हमारा फ्लावर बनके तैयार हो जाएगा। कैसे, जब शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज होता है फ्लोरल मेरिस्टेम में, तो उसका रिजल्ट होता है एक फ्लावर, और इसी फ्लावर का अरेंजमेंट ऑन फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। बात समझ में आ गई है ना, 100% बात समझ में आ गई है। बात करते हैं इन्फ्लोरेसेंस के टाइप्स की। टाइप्स कैसे हैं, टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। तो इन्फ्लोरेसेंस के दो टाइप्स हैं, एक होता है रेसिमोस, है ना, एंड अनदर वन इज साइमोस। रेसिमोस एंड साइमोस, ऐसे याद करो, रेसिमोस मतलब राम, बस राम नाम लेते लेते बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, राम नाम लेके बढ़ते जा रहे हो तो रेसिमोस। अगर राम का नाम नहीं लिया तो सब कुछ रुक जाएगा, दैट इज साइमोस। याद करने की ट्रिक, अब इसको ऐसे धार्मिक उससे मत जोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये हमारी स्टेम है, ये स्टेम बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये क्यों बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसकी टिप पे अभी भी शूट एपिकल मेरिस्टेम है जो फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर इसकी ग्रोथ कंटिन्यूसली होती चली जाएगी, और इसकी जो साइड वाली ब्रांचेस है वहां से फ्लावर बनेंगे। तो ये कंटिन्यूस ग्रोथ यहां से निकल रही है, साइड से एक्सिस, ठीक है, और यहाँ पर साइड में क्या हो जाएगा, फ्लावर में टर्मिनेशन, फ्लावर फ्लावर
फ्लावर फ्लावर फ्लावर, सब जगह फ्लावर आ रहा है लेकिन मेन एक्सिस पे फ्लावर नहीं आ रहा है। सो यहां पर बात क्या आएगी, मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो, ठीक है, फ्लावर आर बोर्न ऑन लेटरल एक्सिस। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब जब हाइट ऐसे 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 बढ़ती जा रही है तो जो नए नए फूल हैं वो ऊपर लगते जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर जाओगे नया नया फूल लगेगा। तो इस टाइप के जो सक्सेशन है फ्लावर का उसे कहा जाता है एक्रोपिटल सक्सेशन। एक्रोपिटल मतलब नए फूल आगे ऊपर। सो यहां पर क्या होगा, एक्रोपिटल सक्सेशन। एक्रोपिटल सक्सेशन का मतलब क्या है, एज वी मूव अपवर्ड्स न्यू फ्लावर्स का। बात आई समझ में। वहीं अगर मैं बात करूं साइमोस की, तो बेचारे साइमोस ने राम का नाम नहीं लिया। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, फूल बन गया। क्या बन गया, फूल। अब शूट एपिकल मेरिस्टेम अगर फ्लावर मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाएगा तो कैसे हाइट बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, है ना। तो यहाँ पे लिमिटेड हाइट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे ये हमारी स्टेम है, इसकी लिटरल ब्रांचेस, यहाँ पे उसका सब कुछ उल्टा हो जाएगा। क्या क्या उल्टा हो जाएगा इसका, सबसे पहली बात मेन एक्सिस टर्मिनेट टू ग्रो, तो यहाँ पे आ जाएगा फ्लावर, ये तो ठीक है। एंड दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे बेसिपिटल सक्सेशन होता है। बेसिपिटल सक्सेशन मतलब अब नीचे जाने पे न्यू फ्लावर मिलेंगे। क्लियर, हाँ, मजा आया। साइमोस और रेसिमोस सक्सेशन इन फ्लोरेसेंस। चलो इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फ्लावर की। फ्लावर तो अभी हम क्या कर रहे थे, फ्लावर ही तो कर रहे थे। चलो कोई नहीं, यहीं पे हमारा फ्लावर था, हमने इन्फ्लोरेसेंस देख ली कि फ्लावर कैसे बनता है, और अब हमारे सामने फ्लावर बनके तैयार हो चुका है। ठीक है, फ्लावर की बात कर रहे हैं हम। फ्लावर कैसे बनता है, फ्लोरल मेरिस्टेम से ही फ्लावर का ऑरिजिन होता है। सो फ्लावर क्या है, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। हमें अच्छे से पता है शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज हो जाता है, यही रिप्रोडक्टिव यूनिट है ना। एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, ब्रैक्टिएट, ई ब्रैक्टिएट किसी भी तरीके से हो सकते हैं। ये सारे टर्म हम समझेंगे अभी के अभी, ठीक है। इसको छोड़ दो, अभी समझो मैं जो कह रही हूँ उसको समझो, समझो इशारा। ठीक है, इसके ऊपर हमने बना दी अपनी ओवरी। बस 2 मिनट रुको बच्चों, 2 मिनट। जब तक डायग्राम अच्छा नहीं आएगा तब तक फीलिंग भी नहीं अच्छी आएगी, इसलिए बढ़िया सा डायग्राम। ठीक है, ये बन गया हमारा फीमेल पार्ट। क्लियर, फीमेल पार्ट बन गया। अब बनाएंगे इसके आजू बाजू की चीजें, विच इज योर, मान लो पिंक कलर का फ्लावर बनाते हैं, पिंक कलर का। बन गया, बन गया। तुम थोड़े से रब हो जाओ, चलो मत हो, कोई बात नहीं, चलता है चलता है। हाँ, इसके बगल में निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, मेल पार्ट विच इज योर स्टेमन, मेल पार्ट। इस तरीके से बीच में हमारा ओवेरियन चैम्बर, और ओवरी चैम्बर के अंदर प्रेजेंट है हमारे ओव्यूल्स। ठीक है, क्लियर। एक रफ डायग्राम हमें मिल गया हमारे फ्लावर का। तो अब यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनते जाना सारे के सारे बच्चे। ये जो स्टॉक है,
दिस इज पेडिसल। ये जो बेस है इसको हमने नाम दिया थैलेमस या फिर रिसेप्टेकल, ठीक है। ये जो पत्ती है, ये पत्ती, दिस इज कैलिक्स। और कभी कभी क्या होता है बच्चों, कभी कभी पेडिसल के बेस पे ही और पत्तियां निकल जाती हैं ऐसे कैलिक्स से बाहर। इन पत्तियों को हम नाम देते हैं ब्रैक्ट। तो जिस फ्लावर में ब्रैक्ट होगा वो ब्रैक्टिएट, जिसमें नहीं होगा वो ई ब्रैक्टिएट, ठीक है। कैलिक्स ये हो गया हमारा कोरोला, ये हो गया हमारा एंड्रोशियम। ये मुझे पता है तुम बच्चों को ये सारी बातें पता होंगी बहुत अच्छे से। एंड दिस इज योर गाइनोशियम, ठीक है। सारे पार्ट्स क्लियर है, कोरोला, कैलिक्स, गाइनोशियम, एंड्रोशियम, पेडिसल, थैलेमस, ब्रैक्ट्स। तो अब यहां पे क्या बोल रहे हैं, जो फ्लावर है सिमेट्री के बेसिस पे अगर मैं बात करूं, सिमेट्री कैसे है, तो ये सिमेट्री है, लेकिन यहाँ पे बात करते हैं फ्लोरल अपेंडेजेस। फ्लोरल अपेंडेजेस यानी कि फ्लोरल अपेंडेजेस का सीधा सीधा मतलब है कैलिक्स एंड कोरोला, है ना। अगर कैलिक्स एंड कोरोला 3 या फिर 3 के मल्टीपल्स में है तो उसे बोलते हैं ट्राइमेरस। अगर 4 या 4 के मल्टीपल्स में है तो टेट्रामेरस। 5 या 5 के मल्टीपल्स में है तो पेंटामेरस। ज़्यादातर जो हमारा इवन नंबर वाला होता है वो डाइकॉट प्लांट होता है, ऑड नंबर वाला हमारा मोनोकॉट प्लांट होता है। जस्ट अ आइडेंटिफिकेशन मार्क विच नीड्स फर्दर कंफर्मेशन ऑल्सो, ठीक है। चलो इसके बाद क्या करेंगे हम, सिमेट्री करते हैं पहले। सिमेट्री, सिमेट्री मतलब किस किस तरीके से तुम अपने फ्लावर को काट सकते हो। तो यहाँ पे सिमेट्री के बेसिस पे हमारे पास 3 टाइप्स की सिमेट्री है बेसिकली। पहला है कि कोई सिमेट्री नहीं है, एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक। दूसरा है एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक। एंड तीसरा है जाइगोमॉर्फिक। क्या है, जाइगोमॉर्फिक। अब तुमने एनिमल किंगडम पढ़ा था ना, एनिमल किंगडम में जैसे सिमेट्री होती थी सेम सिमेट्री है, सेम सेम। एसिमेट्रिक कोई सिमेट्री है ही ना, है ही ना, तो इसका एग्जाम्पल है कैना, है ही ना कैना। तो इसका एग्जाम्पल क्या है एसिमेट्रिक का, कैना, नो सिमेट्री। क्लियर। एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक को तुम याद करो ए आर रहमान। ए आर रहमान मैंने क्यों बोला, क्योंकि एक्टिनोमॉर्फिक का दूसरा नाम होता है रेडियल सिमेट्री। एनिमल किंगडम की रेडियल सिमेट्री क्या होती थी कि किसी भी एक्सेस से काटो बराबर बराबर पार्ट्स में कट जाएगी, है ना। सो दिस इज योर रेडियल, रेडियल सिमेट्री। और इसको रिप्रेजेंट करने का साइन होता है ये, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड, चिली, ततूरा। मस्टर्ड, चिली, ततूरा, ठीक है। जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक इज योर बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। और इसको तुम रिप्रेजेंट कर सकते ऐसे या फिर ऐसे। मैम क्यों रिप्रेजेंट करना है, कहाँ रिप्रेजेंट करना है, कहाँ जरूरत पड़ेगी, तो ये जरूरत पड़ेगी बच्चों तुमको जब तुम फैमिलीज पढ़ोगे, फ्लोरल फॉर्मूलाज में इनकी जरूरत पड़ती है, फ्लोरल डायग्राम में भी, ठीक है। तो यहां पर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पी, एग्जाम्पल है पी, गुलमोहर, बीन, कैशिया। पी, गुलमोहर, बीन, केशिया आर द एग्जाम्पल ऑफ योर जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। क्लियर है। चलो अब बात करते हैं आगे की, ये पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पार्ट्स ऑफ फ्लावर में हमने कैलिक्स पढ़ लिया, कोरोला पढ़ लिया, एंड्रोशियम और गाइनोशियम को हमारी थोड़ी सी और ज्यादा तवज्जो चाहिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड्रोशियम और गाइनोशियम वाला पार्ट। तो हम अब पढ़ने जा रहे हैं सिमेट्री के बाद एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ठीक है। पीडीएफ तुम्हें प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज मिलेगी, कोई टेंशन की बात नहीं है, जो जो जिस सीरीज में पढ़ाती जा रही हो पढ़ते जाओ। तो हम बात करने जा रहे हैं एंड्रोशियम की, ठीक है। एंड्रोशियम यानी कि स्टेमन, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा, जिसमें ये क्या है, फिलामेंट, एंड दिस इज योर एंथर। एंथर के अंदर बनते हैं हमारे पॉलन ग्रेन्स। अब मजे की बात ये है एंड्रोशियम के बारे में कि स्टेमन या तो खुद से जुड़ सकता है
या प्लांट्स के या फ्लावर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से जोड़ सकता है, या एकदम अकेला फ्री पड़ा रह सकता है। ठीक है, मैंने क्या बोला, स्टेमन कैन बी फ्री, it can be attached with other stamens and it can be attached with other parts of the same flower। ठीक है, तो अटैचमेंट के बेसिस पे एंड्रोशियम कैन बी अटैचमेंट के बेसिस पे एंड्रोशियम के 3 टाइप्स हैं। क्या क्या है वो टाइप्स, सुनो आप ध्यान से सुनो। इट कैन बी पॉली एंड्रस, ये पॉली एंड्रस हो सकता है। इट कैन शो कोहेजन, इट कैन शो एडहेशन, कोहेजन, एडहेशन या पॉली एंड्रस कंडीशन। पॉलीएंड्रस कंडीशन में स्टेमेंस आर फ्री, किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई मोह माया कोई दुनियादारी नहीं, अपने में मस्त रहते हैं, बिल्कुल मस्त। ठीक है, कोहेजन में यहाँ पे किसका अटैचमेंट होता है, स्टेमन और स्टेमन का अटैचमेंट। ठीक है, अब जो स्टेमन है बच्चों, वो एंथर से भी यूनाइटेड रह सकते हैं, वो फिलामेंट से भी यूनाइटेड रह सकते हैं। अगर इनका अटैचमेंट फिलामेंट की हेल्प से हो रहा है तो उसे बोलते हैं अडेल्फस कंडीशन। क्या बोलते हैं, अडेल्फस कंडीशन। लिख देती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। स्टेमन अटैच्ड बाय फिलामेंट, तो इसे क्या बोलते हैं हम, अडेल्फस। ठीक है, और कोहेजन में एडेशन में क्या होता है, एडेशन में स्टेमन किसके साथ जुड़ा होता है, विद अदर फ्लोरल अपेंडेजेस। स्टेमन इज अटैच्ड विद अदर फ्लोरल अपेंडेजेस। तो अब हमें एडेशन और कोहेजन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, तो हम पहले पढ़ लेते हैं किसको, कोहेजन को। ठीक है, कोहेजन, और कोहेजन में भी किसको पढ़ने जा रहे हैं हम, अडहेशन। अरे रे क्या बोल रही हूँ, अडेल्फस। अडेल्फस यहाँ पे स्टेमन उनकी फिलामेंट से कनेक्टेड रहती है। तो अब अडेल्फस के बेसिस पे बच्चों यहाँ पे 3 कैटेगरीज आती है। कौन कौन सी, मोनो अडेल्फस, दूसरा डाइअडेल्फस, and third is polyadelphus। polyadelphus, मोनोडेल्फस, डाइअडेल्फस, पॉलीएडेल्फस। मोनोडेल्फस में क्या होता है, जितने भी स्टैमेंस हैं सारे के सारे जुड़कर एक बंडल बनाएंगे, ऐसे। ये बहुत सारे स्टैमेंस, यहाँ पे सबके एंथर ऐसे फ्री, बट ये सिंगल बंडल बन रहा है स्टैमेन का। ठीक है, डाइअडेल्फस में क्या होता है, एक ही फ्लावर के अंदर 2 बंडल्स बनेंगे। ये बहुत सारे स्टैमेन्स हैं, और दूसरा बंडल यहाँ। ठीक है, इस तरीके से। पॉलीडेल्फस में क्या होगा, सेम फ्लावर के अंदर यहाँ पर इस बार मल्टीपल बंडल्स बनेंगे, मल्टीपल। इस टाइप से। ठीक है, और ये सब बन कहाँ रहे हैं बच्चों, सेम फ्लावर के अंदर, सेम फ्लावर के अंदर, सेम फ्लावर के अंदर। ठीक, तो मोनोडेल्फस कंडीशन का जो एग्जाम्पल है वो है चाइना रोज।
चाइना रोज यानी कि हिबिस्कस। And hibiscus, China rose, is a member of a newly added family in our NEET syllabus, that is Malvaceae family. किसका मेंबर है ये? माल है, Malvaceae फैमिली का माल है चाइना रोज। ये डायडल्फस कंडीशन का एग्जाम्पल है फैबेसी फैमिली। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि डायडल्फस कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है कि एक बंडल में एक ही स्टेमन रह जाए, ठीक है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं, जैसे मान लो ये 9 है और ये 1 है, तो 9 + 1 किसका एग्जाम्पल है? लेग्यूमिनेसी फैबेसी फैमिली। फैबेसी फैमिली का एग्जाम्पल है पी प्लांट, मटर, ठीक है, फैबेसी फैमिली। पॉलीएडल्फस एग्जाम्पल है सिट्रस फैमिली, एग्जाम्पल इज सिट्रस फैमिली। क्लियर हुआ? क्या पढ़ा है हमने अभी? ये कोहेशन में भी अडल्फस कंडीशन। और अगर अब हम बात करें किसकी? एडेशन की। एडेशन, तो एडेशन में मैंने क्या बोला था कि हमारा जो स्टेमन है वो फ्लावर के किसी और पार्ट्स के साथ अटैच्ड हो सकता है। तो यहां पर कंडीशन क्या आ सकती है? या तो हो सकता है वो एपीपेटलस, या फिर वो हो सकता है एपीफाइलस, या इसी का दूसरा नाम है एपीटेपिलस, ठीक है। अब एपीपेटलस में क्या है? एपीपेटलस में क्या होता है? ये तुम्हारी एक पेटल है, ठीक है, एक पंखुड़ी है, पेटल है। इस पेटल से ही अटैच्ड है तुम्हारा स्टेमन से, इस टाइप की कंडीशन में। तो ये जाएगा एपीपेटलस कंडीशन। और एपी मतलब होता है ऊपर, पेटलस मतलब पेटल। तो यहां पर इसका एग्जांपल है ब्रिंजल। क्या है? ब्रिंजल, ठीक है। एपीफाइलस को हम एपीटेपिलस कंडीशन भी बोलते हैं। और इस कंडीशन को समझने से पहले तुम्हें पढ़ना पड़ेगा पेरियंथ। पेरियंथ की इंडिविजुअल यूनिट्स होती हैं टैपल्स, इंडिविजुअल यूनिट्स। पेरियंथ एक ऐसी कंडीशन है जहां पर तुम लोग पेटल्स और सेपल्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। दोनों सेपरेट वॉल की फॉर्म में नहीं होते बल्कि फ्यूज्ड ही रहते हैं, ठीक है। जैसे तुमने लिली का फ्लावर देखा होगा। लिली फ्लावर में क्या होता है? बस अपना थैलेमस है, थैलेमस से एक ही स्ट्रक्चर निकलता है जो पेटल जैसा दिखता है, लेकिन उसका नीचे वाला पोर्शन थोड़ा सा डल कलर्ड होता है, ऊपर वाला जो पोर्शन है वो ब्राइटली कलर्ड होता है। तो दैट इज अ टैपल, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे, इसकी डेफिनेशन क्या है? When calyx and corolla are not differentiated, example lily, and lily is a member of Liliaceae family, जो अब हमें सिलेबस में नहीं पढ़नी है। Liliaceae family एनसीईआरटी में है, ओल्ड एनसीईआरटी में, ठीक है। तो यहाँ पर एपीटेपिलस का मतलब अब तुम समझ गए होंगे कि इस बार मान लो कि ऐसे, इस टाइप से हुआ, तो तुम्हारा जो स्टेमन है वो इसके अंदर की तरफ ऐसे अटैच्ड रहेगा, ठीक है। सो स्टेमन इज अटैच्ड विद योर टैपल। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? फिर सीधी सी बात है, लिली में ही टैपल्स होते हैं तो इसका एग्जांपल भी क्या हो जाएगा? लिली। क्लियर 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 क्लियर। इसके अलावा एनसीईआरटी में एक नोट पॉइंट दिया हुआ है, नोट पॉइंट लिखा हुआ है एंड्रोशियम के अंदर
कि वेरिएशन is also seen in number and arrangement. Focus, number and arrangement of androecium. Example, mustard and salvia. मस्टर्ड और साल्विया के केस में हमारे स्टेमन के नंबर और अरेंजमेंट में भी डिफरेंस आता है। जैसे कि अगर तो मैं मस्टर्ड प्लांट का ही बताऊं थोड़ा सा डिटेल वर्जन, तो मस्टर्ड प्लांट में कुछ ऐसा होता है, अंदर के जो स्टेमन्स होते हैं वो बड़े होते हैं और बाहर वाले जो स्टेमन होते हैं वो छोटे होते हैं। ठीक है, लेंथ में भी और नंबर में भी, सॉरी लेंथ में नंबर एंड अरेंजमेंट और लेंथ भी है, अरेंजमेंट में आ जाता है लेंथ वाला, तो उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, लेंथ अरेंजमेंट नंबर में वेरिएशन देखने को मिलता है मस्टर्ड और साल्विनिया में। आगे बात करते हैं, ये क्या है, अरेंजमेंट। अब बारी आती है एनसीईआरटी के एक नोट पॉइंट की। एनसीईआरटी का नोट पॉइंट बोलता है दैट वेरिएशन is also seen in length of filament of stamen। फिलामेंट की लेंथ में भी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं और इसके दो एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिए हुए हैं, मस्टर्ड एंड साल्विया। क्या है, मस्टर्ड एंड साल्विया। अगर मैं तुम्हें मस्टर्ड का ही एग्जाम्पल बताऊं तो मस्टर्ड में क्या होता है, अंदर वाले जो स्टेमन होते हैं वो बड़े होते हैं और जो बाहर वाले स्टेमन्स होते हैं वो छोटे होते हैं। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज अरेंजमेंट ऑफ ओवरी इन द फ्लावर। कैसे अरेंज है उसके बेसिस पे तीन कैटेगरीज आती हैं। ठीक है, तीन नाम है यहाँ पे, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस। हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस। हाइपो मतलब होता है नीचे, ये तुम्हारी हाइपोगाइनस कंडीशन है। हाइपोगाइनस मतलब, हाइपो मतलब नीचे, किसके नीचे, गाइनोशियम के नीचे। यानी कि ये हमारी गाइनोशियम है तो बाकी सारे पार्ट्स गाइनोशियम के नीचे से निकल रहे हैं। अगर ऐसा केस हो रहा है तो इस केस में हमारी जो ओवरी है उसकी पोजीशन कैसी हो गई, ऊपर। तो इस केस में ओवरी को कहा जाता है सुपीरियर ओवरी और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, गाइनोशियम इज सुपीरियर। सुपीरियर ओवरी का एग्जांपल है एमसीबी, यानी कि अगेन मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। ठीक है, हाइपोगाइनस मतलब सारे के सारे गाइनोशियम के नीचे से निकलेंगे तो गाइनोशियम ऊपर हो जाएगा, सुपीरियर ओवरी हो जाएगी। नेक्स्ट इज योर पेरिगाइनस। पेरिगाइनस कंडीशन में बच्चों यहां पर इसको हम बोलते हैं, ये दोनों ही पेरिगाइनस है, तो दोनों केस में ओवरी इज हाफ इनफीरियर ओवरी। क्यों है हाफ इनफीरियर, क्योंकि तुम यहाँ पे डायग्राम में देखो, डायग्राम में क्रॉस चेक करो, ये जो हमारा थैलेमस निकल रहा है, ये लाइन और ये लाइन, ओवरी यहाँ पे हाफ कवर अप हो चुकी है, तब जाके तुम्हारे सारे फ्लोरल अपेंडेजेस निकल रहे हैं, तो आधी ओवरी तो नीचे रहेगी, आधी ओवरी ऊपर, इसलिए हाफ इनफीरियर ओवरी। इसमें एग्जांपल है पीआरपी, यहाँ पे ये पी स्टैंड्स फॉर, इसको मैं रब कर दूं, पी स्टैंड्स फॉर प्लम, पीच एंड रोज। Plum, peach, rose is the example of half inferior ovary. समझ में आया? कोई डाउट?
तो हमने अभी क्या पढ़ा कि हाइपोगाइनस ओवरी के केस में क्या होता है, हमारी जो ओवरी होती है वो हो जाती है सुपीरियर, और पेरिगाइनस ओवरी के केस में हमारी जो ओवरी हो जाती है वो कैसी हो जाती है, इनफीरियर। बात करते हैं हमारी एपिगाइनस ओवरी, तो एपिगाइनस ओवरी के केस में बच्चों क्या होता है, यहां पर तुम देख पा रहे हो एपिगाइनस, एपी मतलब ऊपर, गाइनस मतलब गाइनोशियम, तो इस बार क्या है, सब गाइनोशियम के ऊपर से निकल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली तुम्हें दिख रहा है कि ओवरी अंदर आ गई है ना। तो यहां पर ओवरी इज इनफीरियर ओवरी। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, गुआवा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। सनफ्लावर तो सुना था, ये रे फ्लोरेट्स क्या चीज है। तो बच्चों कुछ बच्चों को ये बात पता होगी और कुछ बच्चों को ये बात नहीं पता होगी। क्या है वो बात, सुनो। सनफ्लावर में ऐसा कुछ होता है, एक डिस्क होती है, ठीक है, और उस डिस्क के अराउंड ऐसे फ्लावर होते हैं। ऐसा ही होता है ना, हाँ ठीक सा बनाया है, नहीं अच्छा सा नहीं लग रहा, रुको। सनफ्लावर के केस में क्या होता है, दोबारा से देखते हैं। एक हमारी डिस्क होती है और इस डिस्क के अराउंड ऐसे येलो कलर के फ्लावर, पेटल्स। यू विल बी अमेज्ड टू नो कि सनफ्लावर एक ऐसा फ्लावर है जिसके अंदर बहुत सारे फ्लावर हैं। ये जो तुम्हें येलो कलर की पेटल्स दिखती है वो पेटल्स नहीं होती हैं, वो इंडिविजुअल फ्लावर होती है। ऐसे तुम्हें जो डिस्क दिख रही है, इस डिस्क में भी बच्चों इंडिविजुअल फ्लावर्स होते हैं, ये सब फ्लावर। तो फ्लावर एक बड़ा टर्म है, फ्लावर से छोटा वर्ड हो जाता है फ्लोरेट। इसीलिए ऐसा होता है कि ये जो बाहर वाली है ना किरणों जैसी, इनको कहा जाता है रे फ्लोरेट्स, और ये जो बीच में डिस्क है इसे कहा जाता है डिस्क फ्लोरेट। रे फ्लोरेट्स एंड डिस्क फ्लोरेट्स। फ्लोरेट्स क्या है, इंडिविजुअल फ्लावर्स इनसाइड अ बिग फ्लावर। तो रे फ्लोरेट का एग्जांपल क्या है, एपिगाइनस ओवरी में, मतलब सॉरी एपिगाइनस कंडीशन में सनफ्लावर के रे फ्लोरेट एग्जांपल आ जाते हैं, यानी कि गाइनोशियम कैसी हो जाती है, इनफीरियर ओवरी। और इनफीरियर ओवरी को तुम कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जब सुपीरियर ऐसे थी तो इनफीरियर कैसे हो जाएगी, ऐसे नीचे। बात आई समझ में, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बढ़िया चीज है। चलो ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं हम एस्टिवेशन की। एस्टिवेशन क्या होती है, एस्टिवेशन का मतलब होता है द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इन द फ्लोरल बड, या फिर इन अ वर्ल्ड। एक सेपल बाकी सेपल्स के अकॉर्डिंग कैसे अरेंज्ड है, या फिर एक पेटल बाकी पेटल्स के अकॉर्डिंग कैसे अरेंज्ड है, इसे कहा जाता है एस्टिवेशन। एक बार चेक कर लेते हो डायग्राम बनाया है नहीं बनाया, ये रहा। चलो यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये 4 तरीके की एस्टिवेशन है, वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी। तो पहली जो कंडीशन है वॉल्वेट, दिस इज वॉल्वेट कंडीशन। तो तुम वॉल्वेट कंडीशन में देख पा रहे होंगे कि जो फ्लावर है ना, इसके जो अपेंडेजेस हैं, चाहे ये कोरोला हो या कैलिक्स हो, ये एक दूसरे को भले टच कर ले लेकिन एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, है ना। वॉल्वेट एस्टिवेशन का एग्जाम्पल है कैलाट्रोपिस। क्या है, कैलाट्रोपिस, कैला देवी, कैलाट्रोपिस, वॉल्वेट, सिंपल, ठीक है। विक्ट्री का साइन है वी। दूसरा है ट्विस्टेड। अब ट्विस्टेड में क्या हो रहा है, देखो जैसे मैंने एक पेटल बनाई ये, ठीक है, तो दूसरी पेटल इसको हाफ ओवरलैप करेगी, नेक्स्ट पेटल इस वाली को हाफ ओवरलैप करेगी, नेक्स्ट इसको हाफ ओवरलैप, नेक्स्ट इसको हाफ ओवरलैप, यानी कि एक पेटल हाफ ओवरलैप्ड है अपकमिंग पेटल से, ठीक है, ट्विस्ट हो रहा है, ठीक है, ट्विस्ट हो रहा है। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या है ट्विस्टेड के, कहाँ लिखूं, यहाँ ट्विस्टेड को तुम ऐसे याद करो, चाइना की लेडी की सॉफ्ट फिंगर ट्विस्ट हो गई, चाइना की लेडी की सॉफ्ट फिंगर नहीं, चाइना की लेडी की सॉफ्ट यानी कि कॉटन जैसी फिंगर ट्विस्ट हो गई, चाइना की लेडी की कॉटन जैसी फिंगर ट्विस्ट हो गई। यहां से हमें नाम क्या क्या समझ में आ रहे हैं, चाइना की लेडी,
यानी कि चाइना रोज, लेडी यानी कि लेडी फिंगर, कॉटन जैसी फिंगर्स ट्विस्ट हो गई। चाइना की लेडी की कॉटन जैसी फिंगर्स ट्विस्ट हो गई। सो चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन इज द एग्जांपल ऑफ ट्विस्टेड। बात समझ में आई? अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। वॉल्वेट में सेपल्स एंड पेटल्स डू नॉट ओवरलैप, डू नॉट ओवरलैप, ठीक है। ट्विस्टेड में क्या है? सेपल्स एंड पेटल्स ओवरलैप द नेक्स्ट सेपल और पेटल, दूसरे वाले को ओवरलैप करता है। इम्ब्रिकेट वाले में क्या हो जाती है? इम्ब्रिकेट को हम बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल ओवरलैपिंग। ये तीसरी है इम्ब्रिकेट, इट इज नॉन डायरेक्शनल ओवरलैपिंग, ठीक है। और लास्ट वाली है वैक्सिलरी। मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा सा हौच-पौच हो रही है, मैं इसको बना देती हूँ। 4 लाइन समझनी है। अरे भाई रुक जाओ ना। 1 2 3, देखो, वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी, ठीक है। तो वॉल्वेट में क्या होता है? तो हमें विक्ट्री का साइन बनाना है, विक्ट्री का साइन, यानी कि ये ऐसे 1 2 3 4 ऐसे टच कर रही है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? कैलाट्रोपिस, कैलाट्रोपिस, ठीक है। दूसरी है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या होती है? ओवरलैपिंग हो जाती है, वो भी पार्शियल। तो एक पैटर्न या सेपल ओवरलैप्ड, 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 एक ही डायरेक्शन में चल रही है। इसका एग्जाम्पल क्या है? चाइना की लेडी, चाइना रोज, चाइना की लेडी, चाइना रोज की लेडी की कॉटन जैसी फिंगर ट्विस्ट हो गई, ठीक है। चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन। तीसरा आता है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में क्या होता है? एक पूरा बाहर रहता है, एक पूरा अंदर रहता है, जैसे ऐसे ऐसे ऐसे। तो तुम देख पा रहे हो ये पूरा बाहर है, ये दोनों साइड से अंदर है, और बाकी सारे पार्शियल ओवरलैप हो रहे हैं। तो यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल ओवरलैपिंग है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड है ये। ओवरलैपिंग तो हो रही है, लेकिन उसके इसकी तरह कोई डायरेक्शन नहीं है। दिस इज नॉन डायरेक्शनल ओवरलैपिंग। और इसका एग्जाम्पल है बच्चों कैसिया। कैसे याद करोगे? या तो कैसी है, मतलब कोई डायरेक्शन ही नहीं है, कैसी है, कैसी है, कैसिया, ठीक है। लास्ट बचती है वैक्सिलरी। तो वैक्सिलरी में कुछ ऐसा होता है, इस टाइप का फ्लावर होता है, ठीक है। यहां पर इनके नाम होते हैं, इसे कहा जाता है स्टैंडर्ड। थोड़ा पेन का साइज कम कर लेती हूँ, रुक जाओ। दिस वन इज स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का ही दूसरा नाम क्या होता है? वैक्सिलम, ठीक है। इनको कहा जाता है विंग्स, और इनको कहा जाता है कील, ठीक है। नाम भी पूछ लेते हैं कभी कभार, स्टैंडर्ड, विंग्स एंड योर कील। इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा? पी प्लांट, फैबेसी फैमिली, एग्जाम्पल पी प्लांट। तो तुम्हारे सामने सारी ही टाइप्स की एस्टिवेशन आ चुकी है, वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी। क्लियर हुई बात? तो हमने ये हो गया, ये हो गया। यहाँ पे इस टॉपिक के अकॉर्डिंग हमने अपना ये वाला कंप्लीट कर लिया, एंड्रोशियम, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं गायनोशियम की। गायनोशियम, गायनोशियम के केस में इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें बताना चाहती थी, वो थी ये एपोकार्पस और एक सिनकार्पस। एपोकार्पस और सिनकार्पस का मतलब क्या है? एपोकार्पस में जो ओवरी होती है ना, वो यूनाइटेड नहीं होती है, फ्री फ्री होती है। सिनकार्पस में ओवरीज फ्यूज कर जाती है। क्या कर जाती है? फ्यूज कर जाती है, ठीक है। तो एपोकार्पस का एग्जाम्पल है तुम्हारा विनका, एंड सिनकार्पस का एग्जाम्पल है तुम्हारा हिबिस्कस, ठीक है। तो आप गायनोशियम के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। ये हमारा जो फीमेल पार्ट होता है,
ठीक है। इस फीमेल पार्ट में नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट है, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा से अटैच रहता है हमारा ओव्यूल। क्या बोला मैंने, हमारी ओवरी के अंदर ये जो नीचे वाला पार्ट है ये होता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का अरेंजमेंट कहीं भी हो सकता है, ऐसा होता है लंबा हो, बाहर की तरफ हो, कैसे भी हो सकता है, ठीक है। ये वाला पार्ट है हमारा ओव्यूल, और ये जो स्टॉक है जो ओव्यूल और प्लेसेंटा को क्रॉस कर रही है, अटैच कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज फनिक्यूलस, फिनिकुलस, ठीक है। काम क्या है इसका, ओव्यूल और प्लेसेंटा को अटैच करके रखना। ये पॉइंट ओव्यूल में जहां से फनिकल अटैच्ड है इसको कहा जाता है हाइलम। क्या कहा जाता है, हाइलम। तो जब हम ओवरी का ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, हमें प्लेसेंटा दिखाई देगी, चाहे वो कहीं पर भी अटैच्ड रही, पेरिफेरल पे हो, सेंटर में हो, कहीं पर भी हो सकती है, और उसके इर्द गिर्द ओव्यूल्स दिखाई देंगे। तो ओव्यूल्स का अरेंजमेंट अराउंड द प्लेसेंटा इज कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन, विच इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। कहाँ गया भाई साहब, ये रहे प्लेसेंटेशन। व्हाट इज प्लेसेंटेशन, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स अराउंड योर प्लेसेंटा, ठीक है। लिखूं क्या डेफिनेशन, लिख देती हूँ। अराउंड प्लेसेंटा, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये 5 टाइप की प्लेसेंटेशन है। 5 टाइप की प्लेसेंटेशन को हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में ए वाली है मार्जिनल प्लेसेंटेशन, बी वाली है बच्चों फ्री सेंट्रल, सी वाली क्या है हमारी एक्साइल प्लेसेंटेशन, डी वाली क्या है हमारी बेसल, सॉरी डी, अच्छा ABCD ऐसे चल रहा है इसका, मैंने उल्टा पढ़ लिया, रुक जाओ, मैं इसको ऐसे पढ़ रही थी, ABCD ऐसे है। सो बी योर एक्साइल प्लेसेंटेशन, सी कहाँ है नीचे वाली, ये हो जाएगी पैराइटल, डी है तुम्हारी फ्री सेंट्रल, एंड ई क्या है तुम्हारी बेसल। तो चलो इस डायग्राम के थ्रू तुम्हें समझाती हूँ कि क्या क्या चल रहा है यहाँ पे सिस्टम। मार्जिनल प्रेजेंटेशन, जैसे तुमने मटर देखी होगी, तो जब हम मटर को खोलते हैं तो यहाँ पर एक व्हाइट कलर की लाइन दिखती है, दैट व्हाइट कलर की लाइन क्या है हमारी प्लेसेंटा, ठीक है। और इस प्लेसेंटा के अराउंड तुम्हारे क्या अटैच्ड है, ये सारे के सारे ओव्यूल्स यानी कि सीड, आफ्टर फर्टिलाइजेशन तो सीड ही बन जाने हैं। अब तुम मुझे ये बताओ कि जब तुम इसको खोलते हो, मटर के छिलके को खोलते हो, तो तुम्हें एक ही चैम्बर तो दिखाई देता है। ओवरी के अंदर जो चैम्बर होता है उसे बोलते हैं लोक्यूल। तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन में ये यूनिलोक्यूलर ओवरी होगी, एक ही चैम्बर है, यूनिलोक्यूलर ओवरी, ठीक है। तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन का बढ़िया सा एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें बताऊं, सो दैट इज योर पी, मार्जिनल प्लेसेंटेशन का एग्जाम्पल है। आगे बात समझ में। बी की बात करते हैं एक्साइल। एक्साइल मतलब होता है जेल लाइक स्ट्रक्चर, जेल लाइक स्ट्रक्चर, ये जेल बन गई, जेल जेल जेल। तो अब तुम्हें इस ओवरी में कितने कंपार्टमेंट दिख रहे हैं, 1 2 3 कंपार्टमेंट्स को हम बोलते हैं लोक्यूल। तो अब ये यूनिलोक्यूलर तो नहीं रहा, ये क्या हो जाएगा मल्टी लोक्यूलर ओवरी। यहाँ पे प्लेसेंटा कहाँ है, ये रही प्लेसेंटा, और ये क्या है तुम्हारे ओव्यूल्स, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, चाइना रोज टमाटो, चाइना रोज टमाटो तुम्हारे किसके एग्जाम्पल है, एक्साइल प्रेजेंटेशन के एग्जाम्पल। तीसरी बात करते हैं पैराइटल की, पैराइटल की। तो पैराइटल में तुम देख रहे हो ये है प्लेसेंटा, ये बाहर की तरफ, ये दिस इज द प्लेसेंटा, और इससे कनेक्टेड है तुम्हारे ओव्यूल्स, ठीक है। ओवरी कैसी दिख रही है अभी यूनिलोक्यूलर, लेकिन यहाँ पे बच्चों गजब हो जाता है। गजब क्या होता है, यहाँ पे कभी कभी एक फॉल्स सेप्टम जाता है, ठीक है। क्या जाता है, एक फॉल्स सेप्टम। इस फॉल्स सेप्टम को हम बोलते हैं रैपलम, फॉल्स सेप्टम कॉल्ड एज सेप्टम। तो बच्चों रैपलम के होने की वजह से जो ओवरी तुम्हारी होनी कैसी चाहिए यूनिलोक्यूलर, अब वो कैसी हो जाती है बच्चों बाइलोक्यूलर। तुम देख पा रहे हो डायग्राम में क्या बोला मैंने, ओवरी कैसी थी यूनिलोक्यूलर, लेकिन अब वो कैसी हो जाती है बाइलोक्यूलर, जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉल्स सेप्टम कॉल्ड एज द रैपलम, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है हमारे, इसका एग्जाम्पल क्या क्या है तुम्हारे मस्टर्ड
एंड आर्जीमोन, मस्टर्ड आर्जीमोन। ठीक है, तो पैराइटल पोजीशन में ओवरी कैसे हो जाएगी यहां पे, बाइलोक्यूलर, बाइलोक्यूलर ड्यू टू पेप्लम। क्लियर? ठीक है, फ्री सेंट्रल में तुम देख पा रहे हो कि प्लेसेंटा बीच में और वहीं पे तुम्हारे सारे के सारे क्या अटैच्ड है, ओव्यूल्स। तो इसका एग्जांपल आ जाता है प्राइमरोज एंड डायंथस। क्या है एग्जांपल इसका, प्राइमरोज एंड डायंथस, इसका एग्जांपल है फ्री सेंट्रल का। और बेसल में क्या हो रहा है हमारा कि जो अभी हमने पीछे डायग्राम बनाया था ना, जहां पर नीचे बेस पे प्रेजेंट थी हमारी ओव्यूल, प्रेजेंट है ये जो डायग्राम बनाया था बेस पे प्रेजेंट है और उसमें एक सिंगल ओव्यूल अटैच्ड है, तो वही वाला पार्ट आ जाता है इसमें भी। बेस पे अटैच्ड है और ओव्यूल अटैच्ड है, तो इसका एग्जांपल आ जाता है तुम्हारा मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, ये इसके एग्जांपल आ जाते हैं। आगे समझ में प्रेजेंटेशन। फ्री सेंट्रल कितना लोक्यूलर है, फ्री सेंट्रल इज यूनिलोक्यूलर, एक ही लोक्यूल दिख रहा है, यूनिलोक्यूलर। बेसल भी कैसा है, यूनिलोक्यूलर। एंड अगर कोई पूछे इन सारी प्रेजेंटेशन में एडवांस्ड टाइप की प्रेजेंटेशन कौन है, तो एडवांस्ड टाइप इज बेसल, एडवांस्ड। समझ में आ गया? एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे अच्छे से। चाइना रोज, टोमेटो, यहाँ पे टोमेटो आ गया, यानी कि कोई भी सिट्रस फैमिली का वो मेंबर दे दे, लेमन, ऑरेंज, कुछ भी दे दे तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी प्रेजेंटेशन खत्म। प्रेजेंटेशन के बाद अब हम आते हैं हमारे फ्रूट पे। इस पे आते हैं हमारे फ्रूट पे, क्योंकि हमने गार्निशिंग वाला पार्ट खत्म कर लिया, प्रेजेंटेशन खत्म हो गई, अब बारी आती है फ्रूट्स की एंड सीड्स की। तो देखो क्या होता है, ये हमारी ओवरी, ये क्या है हमारी ओवरी। ओवरी के बेस पे क्या प्रेजेंट है, मैं एक ऐसी ओवरी की बात कर रही हूँ जहाँ पे अभी सिंगल वो है ओव्यूल। ठीक है, इस प्लेसेंटा से क्या कनेक्टेड है हमारे, फनिक्यूलस। एंड फनिक्यूलस से क्या कनेक्टेड है हमारा बच्चों, एक सीड, ओव्यूल। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्या कहने वाली हूं मैं। यहां पर ये वाला जो पार्ट है ये है ओव्यूल। ठीक है, क्या है ये, ओव्यूल। ओव्यूल के बच्चों कवरिंग्स होती हैं, ओव्यूल के ऐसे कवरिंग्स होती है, इन कवरिंग्स को कहा जाता है इंटेग्यूमेंट्स। क्या कहा जाता है, इंटेग्यूमेंट। ये क्या है, प्लेसेंटा, और यहाँ पे एक पॉइंट था जहां से हाइलम अटैच थी, दैट इज कॉल्ड एज हाइलम। ये पॉइंट था जहां से फनिक्यूलस अटैच थे, दैट पॉइंट इज हाइलम। ठीक है, ये बाहर वाला पोर्शन क्या है, ओवरी। ठीक, और ओवरी की जो वॉल है ये, इसे कहा जाता है ओवरी वॉल। तो अब होता क्या है, फर्टिलाइजेशन के बाद इन स्ट्रक्चर्स में चेंज आता है, और वो चेंज क्या आता है, सबसे पहले हमारा जो ओव्यूल है वो ट्रांसफॉर्म होता है सीड में। ठीक, अगर ओव्यूल सीड में ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो ओव्यूल की कवरिंग यानी कि इंटेग्यूमेंट्स ये किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, सीड कोट में। अब बीज के इर्द गिर्द क्या होता है, बीज के इर्द गिर्द क्या होता है, फ्रूट। तो ओवरी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, फ्रूट में, और ओवरी की वॉल कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट वॉल में, है ना। और यहाँ पे फ्रूट वॉल का नाम होता है पेरिकार्प। क्या होता है, पेरिकार्प। और पेरिकार्प की बच्चों 3 लेयर होती है, क्या क्या, एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडो। ये 3 लेयर मिलके बनती है पेरिकार्प के अंदर। और हाइलम क्या है, हाइलम, हाइलम रह जाता है एज एन अ स्कार ऑन सीड। हाइलम एक स्कार की तरह रह जाता है सीड्स के ऊपर। ठीक है, एंड कंटेन्स
a hole sorry called micropyle. माइक्रोपाइल वही होल है जहां से ऑक्सीजन और पानी अंदर जाता है ताकि सीड जर्मिनेशन में हेल्प मिल जाए। समझ में आया? तो माइक्रोपाइल, ये अरेंजमेंट, ये पूरा मॉडिफिकेशन है एक गाइनोशियम का फर्टिलाइजेशन के बाद। चलो इसके बाद अब आराम से हम बात कर सकते हैं। अरे 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 तुम कैसे आ गए भाई साहब, अभी तो इनकी बारी है, फ्रूट की। अब एनसीईआरटी में ये बोला है, देखो फ्रूट के ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं, सिंपल फ्रूट्स, एग्रीगेट फ्रूट्स, कंपाउंड फ्रूट, बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन हमें एनसीईआरटी में जो फ्रूट दिया हुआ है वो है सिंपल फ्रूट। ठीक है, तो ये दोनों जो है, ये दोनों सिंपल फ्रूट्स हैं और ये जिस कैटेगरी में आते हैं उसका नाम है ड्रूप। सिंपल फ्रूट्स वो होते हैं जो या तो एक ही ओवरी से बनते हैं या फिर सिनकार्पस ओवरी से बनते हैं। ठीक है, कैसे बनते हैं? फ्रॉम सिंगल ओवरी या फिर सिनकार्पस ओवरी, और इन दोनों को कहा जाता है क्या? ड्रूप। ठीक है, अब इस डायग्राम में ये हमारा सीड है, तो ये जो सीड के बाहर जो गुठली होती है ना, जो हम गुठली खाते हैं, इसको कहा जाता है एंडोकार्प। तो ये एंडोकार्प कैसी है? स्टोनी एंडोकार्प। ठीक है, स्टोनी एंडोकार्प। ये जो येलो वाला पोर्शन है ये है इसका मीजोकार्प, और इसका मीजोकार्प कैसा होता है? जूसी। जूसी, नहीं 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 तुम मत होना, वेरी गुड, दिस इज जूसी, एडिबल है, जूसी है, खा सकते हैं। ठीक है, और ये जो बाहर वाला छिलका है तुम्हारा मैंगो का, दिस छिलका इज कॉल्ड एज योर एपिकार्प। समझ में आया? मैंगो का। ठीक है, गुठली है, स्टोनी एंडोकार्प है गुठली, जिसके अंदर हमारा सीड प्रेजेंट होता है। वही अगर मैं बात करूं कोकोनट की, तो कोकोनट में ये जो ब्राउन वाला पूरा छिलका है ये क्या है तुम्हारा? मीजोकार्प, एंड दिस इज फाइब्रस मीजोकार्प। ये जो फाइब्रस मीजोकार्प है ये बनता है, इससे हमारा बनता है कॉयर। कॉयर क्या है? वो ब्राउन कलर की जो रस्सी आती है ना कमर्शियल लेवल पे, जो हम घरों में यूज करते हैं चारपाई वगैरह बनाने में, वो कॉयर है। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर भी एक ब्राउन कलर का ढक्कन होती है, टोपी होती है। इसको हम नाम देते हैं क्या? दिस इज योर एंडोकार्प। और ये जो तुम्हें व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये व्हाइट कलर का, इसे कहा जाता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म क्या है? ये 12th क्लास में तुम पढ़ोगे। एंडोस्पर्म बेसिकली होता है फूड ऑफ द ग्रोइंग एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म फूड होता है ग्रोइंग एम्ब्रियो का। तो जो तुम खा रहे हो कोकोनट में, वो एडिबल पार्ट क्या है उसका? एंडोस्पर्म, ना कि फ्रूट की कोई सी भी लेयर। ठीक है, आया समझ में? और फ्रूट होता क्या है? फर्टिलाइज्ड और राइपेंड ओवरी। इसके बाद बात कर लेते हैं सीड की। सीड भाई साहब बहुत मचल रहे थे आने के लिए। तो व्हाट इज सीड? द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन बिकम्स सीड। कोई नई बात नहीं है, हमें पता है। अच्छा, एक और चीज है फ्रूट में, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं ना जो बिना किसी उससे बन जाते हैं, बिना फर्टिलाइजेशन से, उनको बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। बस बता दिया, तुम 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर द फ्रूट्स जो बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाते हैं, एग्जाम्पल बनाना, और ये जनरली सीडलेस होते हैं। ठीक है, तो अब सीड की बात करते हैं। ओव्यूल्स से बनता है सीड। सीड में क्या क्या कंपोनेंट्स होता है? सीड कोट और एम्ब्रियो। सीड कोट किससे बना है बच्चों? हमारा इंटेगुमेंट से। एम्ब्रियो में क्या क्या होता है? एम्ब्रियो में एक एम्ब्रियोनल एक्सेस होता है जिसमें एक प्लूम्यूल और एक रेडिकल होता है विद 1 और 2 कॉटिलेडन्स। कॉटिलेडन्स, ठीक है। कॉटिलेडन का एग्जांपल है, अगर 1 कॉटिलेडन है तो मेस, 2 कॉटिलेडन है तो पी। तो चलो आ जाओ, धुआं उठा देते हैं डाइकॉट सीड को लेके। किसी भी सीड को अगर तुम्हें पहचानना है कि मोनोकॉट है या डाइकॉट है, तो बहुत ही ज्यादा रफ मैं तुम्हें समझाती हूँ कैसे समझाना है। जैसे एक मूंगफली है ना, मूंगफली का जब रेड वाला छिलका उतार देते हो तो वो जो दाना निकल के आता है, तुम दाने में देख सकते हो कि तुम उसे आराम से स्प्लिट कर पालोगे 2 पार्ट्स में, क्योंकि उसमें तुम्हें दिखता है कि कंप्लीट रिंग भी होती है लाइन की जहां से तुम उसको तोड़ सकते हो, है ना। वही अगर मैं बात करूँ वीट की, वीट में तुम्हें दिखता होगा पूरे वीट ग्रेन में एक ही सिंगल लाइन है और उसको ऐसे खींचोगे तो वो स्प्लिट नहीं होगा। तो अगर कोई भी सीड अपने आप से ऐसे स्प्लिट हो जाए तो वो डाइकॉट होता है ज्यादातर केसेस में। अगर तुम एक सिंगल लाइन
तो कंप्लीट लाइन दिख रही है तो वो डाइकॉट है, और अगर ऐसा नहीं है, इनकम्प्लीट लाइन है, तो वो मोनोकॉट है। ये बस बहुत ही रफ लैंग्वेज में तुम्हें बताया कि कैसे पहचान सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये ग्राम का सीड है, ठीक है। पहले तो वो बता देती हूँ जो मैंने तुम्हें अभी समझाया था, माइक्रोपाइल, हाइलम, हाइलम स्कार, इसके ऊपर होल, माइक्रोपाइल, जहाँ से हमारा जर्मिनेशन हो जाता है, पानी वगैरह आ जाता है। ये वो लाइन है जिसकी मैं बात कर रही थी। इस लाइन से तुम इसको स्प्लिट करोगे, ऐसे खींचोगे तो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, तो ये डाइकॉट सीड। डाइकॉट सीड में मैं ही बना देती हूँ। ओह शिट, ज़्यादा ही बड़ा बन गया। हमारा एक सीड बन के तैयार, ये हमारा दूसरा सीड बन के तैयार। एक ही सीड के मतलब दो पार्ट्स बन के तैयार हो गए। अब ध्यान से सुनना, अब जो मैं बोल रही हूँ क्या है, ध्यान से सुनने वाली बात। ये जो तुम्हें बीच में दिख रहा है ना, इतनी दिक्कत है भाई साहब। ये जो तुम्हें बीच में दिख रहा है, ये है तुम्हारा एम्ब्रियोनल एक्सिस। इसके बाहर तुम्हें जो दिख रहा है, ये है इसकी सीड कोट, और सीड कोट की भी दो लेयर्स होती है, किसी किसी में दो, डिपेंड करता है इंटैग्यूमेंट्स का नंबर कितना है, ठीक है। तो जो आउटर वाली सीड कोट है, इसे कहा जाता है टेस्टा, अंदर वाली सीड कोट को कहा जाता है टैगमेन, और ये जो तुम येलो पार्ट देख रहे हो बच्चों, दिस इज योर कॉटिलिडन, कॉटिलिडन, ठीक है। ये जो तुम्हें ग्रीन पार्ट दिख रहा है, दिस ग्रीन पार्ट इज योर एम्ब्रियोनल एक्सिस। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस से ऊपर वाली जो जगह होती है, ये ऊपर वाली हाईलाइट करती हूँ, यहाँ से ऊपर वाली जो जगह है, इसको तो हम नाम देते हैं एपिकोटाइल, ऊपर। एपिकोटाइल मतलब ऊपर, और कॉटाइल मतलब कॉटिलिडन। तो कॉटिलिडन के अटैचमेंट से ऊपर वाला पोर्शन, और इसके नीचे वाला जो पोर्शन होता है, इसे बोलते हैं हाइपोकोटाइल, अटैचमेंट से नीचे वाला पोर्शन, ठीक है। और मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में तुम्हें बता ही दिया था कि इसकी ये वाली जो टिप है, ये क्या है, प्रिम्यूल, एंड नीचे वाली टिप क्या है, रेडिकल। तो प्लिम्यूल से आगे जाके क्या निकलेगा, हमारा शूट, क्या निकलेगी, शूट, और रेडिकल से आगे जाके क्या निकलेगी, हमारी रूट। तो ये क्या है, हमारा डाइकॉट सीड। डाइकॉट सीड कैसे, ये साइज पे ध्यान में देना, ऊंचे नीचे हो गया, बट यहाँ पे मेन बात है दो कॉटिलिडन है, इसलिए डाइकॉट, ठीक है। तो अब तुम्हें डायग्राम समझ में आ जाएगा। दो कॉटिलिडन, रेडिकल, प्रिम्यूल, एम्ब्रियोनल एक्सिस, टेस्टा, टैगमेन, यहाँ पे नहीं बना हुआ, लेकिन तुम नेक्स्ट डायग्राम से समझ सकते हो। डाइकॉट सीड। बात करें अगर मोनोकॉट सीड्स की, तो सबसे पहले ना तुम ये वाली बात को ध्यान से समझ लो, ये वाली बात, ये लाइन, सीड कोट एंड फ्रूट वॉल। हम जो सीरियल्स यूज करते हैं, व्हीट एंड मेज, जो कि मोनोकॉट कैटेगरी के हैं, तो वहां पर जो सीरियल है वो सीड भी है और वो फ्रूट भी है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर सीड कोट और फ्रूट वॉल फ्यूज हो जाती है, और इस टाइप के फ्रूट्स को कहा जाता है कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस, व्हाट इज कैरियोप्सिस, सीड कोट एंड फ्रूट वॉल आर फ्यूज्ड विद ईच अदर। यहाँ पर मोनोकॉट्स में एक सिंगल कॉटिलिडन होता है, ये स्क्यूटेलम, स्क्यूटेलम रिप्रेजेंट कॉटिलिडन। तो एक जगह तो अभी भी खाली है, जो फूड है, दो फूड, मतलब फूड क्या है, कॉटिलिडन सीड का। मैक्सिमम नंबर उसका कितना है, 2। अगर एक ही है तो यानी कि एक सीट तो वैकेंट हो गई ना, इस वैकेंसी को फिल करने के लिए एक दूसरा फूड होता है, विच इज योर एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म। तो ये जो एंडोस्पर्म है और ये जो स्क्यूटेलम है, दोनों क्या है, फूड इसका, अपने सीड का, ठीक है, एंडोस्पर्म एंड स्क्यूटेलम। एंडोस्पर्म और स्क्यूटेलम को सेपरेट करने वाली ये जो लेयर है, ये लेयर, इसका नाम है एलिरॉन लेयर। और एलिरॉन लेयर के बारे में दो बातें खास याद रखना, एक तो ये ट्रिप्लॉइड होती है और दूसरा ये प्रोटीनेशियस होती है, 3N एंड प्रोटीनेशियस। अब
दिक्कत कंफ्यूजन ये आता है कि एम्ब्रियो के पास एंडोस्पर्म रहेगा या कॉटिलिडन। तो देखो भाई सीड पे जन्म से अधिकार किसका है, कॉटिलिडन का, है ना। तो कॉटिलिडन तो रहेगा एम्ब्रियो के पास और जो एंडोस्पर्म है वो रहेगा बाहर। जैसे यहाँ पे तुम्हारा बन रहा है, ये है एम्ब्रियो, तो ये हो जाएगा कॉटिलिडन और ये बाहर हो जाएगा एंडोस्पर्म और ये फ्रूट और सीड वॉल फ्यूज्ड, मेज कर्नल है, मेज, ठीक है। देन यहाँ पर ये तुम्हारा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के ऊपर प्लूम्यूल, एम्ब्रियो के नीचे रेडिकल, ये लेबलिंग आई थी पिछले वाले नीट में। प्लूम्यूल के ऊपर कवरिंग्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं कॉलियोप्टाइल, और रेडिकल के ऊपर जो कवरिंग्स होती है इसे हम बोलते हैं कोलियोराइजा। एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि बोथ आर अनडिफरेंशिएटेड लेयर, अनडिफरेंशिएटेड है, डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है इनका, और इनका काम क्या है, प्रोटेक्शन। कॉलियोप्टाइल प्रोटेक्ट करेगी प्लूम्यूल को और कोलियोराइजा प्रोटेक्ट करेगी रेडिकल को। किसके बारे में पढ़ा है अभी हमने, ये मोनोकॉट सीड के बारे में। मेन खास बात क्या है, एलुरोन लेयर के बारे में याद रखना है, कैरियोप्सिस क्या होता है ये याद रखना है, और इसके अलावा स्क्यूटिलम क्या होता है, मोनोकॉट्स का वो होता है, कॉटिलिडन होता है, ये बात को याद रखना है। कोलेप्टाइल कोलियोराइजा का फंक्शन याद रखना है और उनकी लोकेशन याद रखनी है। समझ में आया? सो आई गेस आवर चैप्टर इज फिनिश्ड। तो अब बारी आती है तुम लोगों से विदा लेने की। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में फैमिली तक का पोर्शन हमने कवर अप कर लिया है। अगली वीडियो में लेकर आऊंगी जिसमें हम फैमिलीज को इन डिटेल स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे प्रॉमिस करो कि तुम लोग इस चैप्टर के सारे एग्जांपल्स एकदम याद करके बैठ जाओगे, ताकि बीच में मैं कोई भी क्वेश्चन पूछूं तो तुम्हारे आंसर तुम्हारी जुबान पे तैयार हो। तो अपने प्रॉमिस को दोनों ही लोग मिलकर पूरा करेंगे, 360 मार्क्स अचीव करना है। सो स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।